अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और आप सबकी खैर-ओ-आफ़ियत के लिए दुआ गो हूँ। आज की वीडियो स्पेशल ब्लॉगर के ऊपर है, जिसके अंदर आपको प्रॉपर ए टू ज़ेड सिखाया जाएगा कि किस तरह से आपने ब्लॉगर की वेबसाइट के ऊपर गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना है विद बेसिक स्टेप, और जीमेल क्रिएट करने से लेके मोनेटाइजेशन तक का प्रोसेस बताऊँगा। और वीडियो को आखिर तक लाज़मी देख लेना, क्योंकि इसमें आप लोगों का फ़ायदा है, और वो फ़ायदा ये कि आप अनलिमिटेड ब्लॉगर के अप्रूवल किस तरह से ले सकते हैं। स्पेशली क्योंकि ये ब्लॉगर के ऊपर वीडियो है, ना कि वर्डप्रेस, ना कि पीएचपी स्क्रिप्ट्स के ऊपर, तो जस्ट वीडियो को आखिर तक वॉच कर लेना। और हाँ, बिफोर द टाइम आपको ये भी बता देता हूँ, कुछ मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं। अगर किसी यूज़र के ज़हन में ये चीज़ हो और अगर वो इन तमाम चीज़ों को पहले फेस कर चुका है, तो बेशक इस वीडियो को अभी लीव करके जा सकता है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर प्रॉपर वो आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ, मे भी हो सकता है कि आज से पहले और किसी और यूट्यूबर ने नहीं बताई होंगी। और ये मेरा दावा है कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो मैंने पूरी लाइफ़ के अंदर चीज़ सीखी है, वही आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा, और ये मेरा आपसे वादा है। तो वीडियो को लाज़मी से वीडियो को देखने के बाद आपने अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देनी है, और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहली बात आ जाती है कि ब्लॉगर के ऊपर हमने लिमिटेड अप्रूवल लेने हैं, तो इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक ब्लॉग स्पॉट और एक प्लस अटैच्ड डोमेन। अब ब्लॉग स्पॉट जो होता है ना, एक मैं छोटी-सी आपको बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, कि चाहे आपका यूट्यूब चैनल है, चाहे आपकी वेबसाइट है, अगर उसमें किसी थर्ड पार्टी कोई इन्वॉल्व होती है, तो वो नॉन होस्टेड कहलाती है, ठीक है? थर्ड पार्टी से मुराद, अगर आप अपना डोमेन अटैच करते हो ब्लॉगर के साथ, या आपका यूट्यूब चैनल है उसको किसी मल्टी चैनल नेटवर्किंग के साथ लिंक्ड करते हो, तो वो नॉन होस्टेड में आपका मोनेटाइजेशन नॉन होस्टेड में चली जाती है, ठीक है? और उसका रेवेन्यू भी आपको ज़्यादा मिलता है। जो होस्टेड होता है, होस्टेड में क्या होता है, हम गूगल की स्पेशली सिर्फ गूगल की ही टोटली सर्विसेज यूज़ कर रहे होते हैं, जिसका हमें थोड़ा-सा रेवेन्यू कम मिलता है, तो ये चीज़ों का फ़र्क है। और फर्स्ट नंबर पे जो हमारा की पॉइंट है, वो ये कि हमने थीम्स ब्लॉगर के अंदर जो मेन पार्ट है ना, जितनी भी ब्लॉगर की अपनी थीम्स हैं, उनके ऊपर वो अप्रूवल देता है। बट उसके अंदर क्या होता है, हमारा नेविगेशन बहुत अच्छा होता है। नेविगेशन उसको बोलते हैं कि आपका कोई भी कंटेंट है, जिस टॉपिक के ऊपर आप लिख रहे हो, आपकी वेबसाइट के ऊपर एक नहीं 10 से 20 टॉपिक हों, और उन 20 टॉपिक्स की मेन्यूज़ बनी होनी चाहिए, और मेन्यूज़ बने होने के साथ उसका ड्रॉप डाउन भी बना हो, ठीक है? वो प्रॉपर अभी मैं आपको आगे चल के सिखाता हूँ और लाइव बताता भी हूँ। तो हमारा हम सबसे पहले की पॉइंट को कवर करते हैं कि हमने कहाँ-कहाँ से टेम्पलेट्स लेनी है। तो ये इनके ऊपर से हम टेम्पलेट्स लेंगे, और ये बिल्कुल मुफ़्त है, और बिलीव करें कि ये पेड कोर्सेज़ से भी ज़्यादा आपको चीज़ें सिखा जाएगी ये वीडियो। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक पूरा फुलफ़िल उतरूँगा। अब सबसे पहले तो अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, जो न्यूबीज़ हैं, जिनको इस चीज़ का नहीं पता। तो सिंपल से मैं जो है ब्लॉगर के ऊपर बना रहा हूँ वीडियो, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? अपना कोई भी नेम है आपका, कुछ भी लिख सकते हैं। सिंपल मैंने जस्ट ये लिखा है। मैं अब जीमेल अकाउंट क्रिएट करूँगा, सिंपल से। जस्ट सिंपल मैं अपना अकाउंट को क्रिएट करता हूँ। अच्छा, इसमें भी 2 टाइप्स आ रही होती हैं कि आप अपने बिज़नेस के लिए अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, या आप अपने इंडिविजुअल के लिए। तो यहाँ पे जब भी आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि आप बिज़नेस के लिए क्रिएट कर रहे हैं या इंडिविजुअल, तो आपने हमेशा ही जो है इंडिविजुअल की सिलेक्शन करनी है, क्योंकि आप एक सिंगल पर्सन हैं, ना कि आप कोई बिज़नेस रन कर रहे हैं, इस वजह से। तो मैं सिंपल अपना कोई भी डेमो पर्पज़ के लिए अकाउंट का नेम दे देता हूँ। बीजी ब्लॉगर, और यहाँ पे एडन विलियम्स के नाम से दे देता हूँ। नेम देने के बाद आपने कोई भी जो है अपना, ये ऑटोमेटिकली जीमेल बता देगा, तो मैं पासवर्ड कोई भी हम दे देते हैं। और इधर से मैं आई थिंक पासवर्ड रॉन्ग हो चुका है। अच्छा, ये टेस्ट पर्पज़ के लिए है, तो जिस यूज़र के हाथ ये जीमेल लग जाएगी, वो इसको यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम नंबर दे सकते हैं। मैं नंबर अपना वही दे देता हूँ जो मेरा व्हाट्सएप पे चल रहा है। आप लोगों ने हमेशा अपना ही नंबर देना है, ठीक है? और अभी वेरिफिकेशन, आई थिंक वेरिफिकेशन कोड आया होगा।
आपको जो वेरिफिकेशन कोड है वो आपकी जीमेल आईडी आपके फ़ोन नंबर पे कोड जाएगा, क्योंकि ईमेल का इसके अंदर सिस्टम नहीं होता, तो इस वजह से जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ जी, कोड आ चुका है मुझे। आप अपने फ़ोन नंबर को चेक कर सकते हैं जिसके ऊपर कोड जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं अपना नंबर जो है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ लाज़मी याद रखना, यहाँ पे आपने अपना जो भी कोई भी जीमेल आईडी क्रिएट करते हो तो सबसे पहले इसको सिक्योर करना ज़रूरी है। अब सिक्योर करने के लिए क्या क्या काम करते हैं कि आपने गूगल का ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, और जिस फ़ोन में आपने डाउनलोड करनी है वो उस फ़ोन को भी हमेशा के लिए अपने पास रख लेना, क्योंकि अगर वो गुम हो जाता है तो मे भी हो सकता है कि बाद में जब भी आप कभी लॉगिन करें और वो ऑथेंटिकेटर का ऑप्शन मांगे तो आपकी जीमेल कभी लॉगिन ही ना हो। नहीं तो अदरवाइज़ आप टू स्टेप वेरिफिकेशन के ऊपर अपने बैकअप कोड्स भी जनरेट करके रख सकते हैं। आप टू स्टेप पे अपना नंबर भी लगा सकते हैं और अपनी ईमेल आईडी भी रिकवरी पे लगा सकते हैं। तो सिंपल मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपने यहाँ पे दे देनी है, और उसके बाद यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे मेल के बाद नेक्स्ट कर देना है, और उसके बाद येस आई एम इन, उसके बाद आई एग्री कर देना। ये जीमेल टोटली न्यू क्रिएटेड है, ये आप अभी देख सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा यार आसान काम है। यूज़र मुझसे ये भी आके सवाल करते हैं कि यार जीमेल किस तरह से क्रिएट करते हैं, तो ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है, क्योंकि आई होप आप जितने भी मुझे इस वक्त बात कर रहे हो ये कोई ना कोई आप एक्सपर्ट यूज़र ज़रूर हो, मे बी डॉक्टर हो सकते हो, मे बी इंजीनियर हो सकते हो, तो क्योंकि अपनी ऑडियंस के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपल सबसे पहले तो आपने आ जाना है, आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन को जो है ये ऑन कर लेना है। टू स्टेप वेरिफिकेशन पे आने के बाद आपने गेट स्टार्टेड क्लिक कर देना है। जो आपका फ़ोन नंबर होगा उसके ऊपर आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा देनी है। अब मैं मान के चलो कि मुझे जो है फ़ोन नंबर चाहिए नहीं, तो मैं गूगल का प्रॉम्प्ट भी यूज़ कर सकता हूँ। सॉरी, यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज के सबसे पहले तो आपने अपना फ़ोन नंबर लाज़मन लगाना है, उसके बाद आपसे ये गूगल ऑथेंटिकेटर का कहेगा, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि अपने अकाउंट को बहुत ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। और बाज़ दफ़ा ये भी देखा गया है कि जब एडसेंस के अकाउंट बाद में आगे जाके जब क्रिएट करते हैं तो वो नंबर मांगता है, जब टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा होता है तो वो नंबर आपसे वहाँ पे नहीं मांगता। अब ब्लॉगर पे आ जाते हैं। ब्लॉगर के ऊपर कैसे अकाउंट क्रिएट करना है। सिंपल आपने इस 6 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर देना है, ब्लॉगर के अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें बेसिक की हैं, तो इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आपको कोई ये लगता है कि ये तमाम चीज़ें आपको पता हैं तो अब आप वीडियो को स्किप करके आखिरी पार्ट्स पे जा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बेनिफिट देगी तो आखिर तक लाजमी देख लें, क्योंकि आई होप कि ये तमाम जो जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे समझाई जा रही हैं ये और कहीं भी आपको कोई नहीं समझाएगा। अब यहाँ पे सिंपल आपने अपनी जो टाइटल दे देना ब्लॉग का, तो मैं कर देता हूँ एडन विलियम्स के नाम से। अच्छा, एडन विलियम्स जो था वो ब्लॉगर का ही ऑनर था, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सॉरी, एडन विलियम कह रहा था। एवन विलियम्स जो था ये ब्लॉगर का ऑनर था, और मज़े की बात है ये ट्विटर का भी ऑनर था, और एक प्लेटफॉर्म और था वो मीडियम के नाम से। यहाँ पे अगर इसकी बायोग्राफी में देखना, आई थिंक ये देखें, ये मीडियम। अच्छा, ये जितने भी इसने प्लेटफॉर्म बनाए थे ये सारे के सारे ही इनके ऊपर मोनेटाइजेशन अनेबल होती है। मीडियम के ऊपर भी आप कंटेंट राइट करके अर्निंग कर सकते हैं। सो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम यहाँ पे एडन विलियम को ही लेके चलते हैं। यहाँ पे जो ब्लॉग स्पॉट का एड्रेस होगा, अब यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो ब्लॉग स्पॉट होता है ना वो होस्टेड, जो ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। कुछ भी आप नेम दे सकते हैं जो कि आपका एड्रेस होगा जिससे आपकी वेबसाइट ओपन होगी। फॉर एग्जांपल मैं अपने नेम से दे देता हूँ और देखता हूँ कि ये पड़ा है कि नहीं पड़ा। अच्छा, ये पड़ा है, ठीक है। तो मैं इसको नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। डिस्प्ले नेम पे मैं दे देता हूँ वही एडन विलियम के नाम से, ठीक है। और इसको आगे फिनिश कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे जो इसका ब्लॉग क्रिएट हो चुका है। आपकी कोई भी वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट का बाकायदा तौर पे नेम दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब इसकी लेआउट्स की सेक्शन में आपने आ जाना है। सिंपल यहाँ पे आपने देखना है कि अगर गूगल ने कुछ अपनी थीम्स वगैरह प्रोवाइड की होती हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इनकी जो अपनी थीम्स हैं। थीम के सेक्शन में आ जाना है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो
कुछ थीम्स पड़ी हुई हैं। अच्छा, ये मोस्ट ऑफ द यूज़र का ये कहना है कि इनके ऊपर ना अप्रूवल नहीं मिलता, तो वो हमें आपका टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं। गूगल जैसी बड़ी कंपनीज़ क्या है, उसको इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं होगा। पता नहीं कितने मिलियन के हिसाब से यूज़र इस ब्लॉगर के ऊपर, इस प्लेटफ़ॉर्म पे होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसकी ट्रैफ़िक। वैसे तो अलबत्ता सिमिलर वेब पे इसकी ट्रैफ़िक भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? कॉपी करता हूँ, इसका विज़िटर दिखा देता हूँ। कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना इस वजह से ज़रूरत पड़ती है कि बाद में आने वाले वक्त में वो चीज़ें आपको बेनिफिट देती हैं। ब्लॉगर की ट्रैफ़िक चेक करते हैं। 43 मिलियन के करीब यूज़र इस वेबसाइट के ऊपर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी भी थीम्स हैं इनके ऊपर अप्रूवल मिलता है। जस्ट मैंने एक बात की थी कि नेविगेशन और ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ हो, आर्काइव्स बना हो। आर्काइव क्या होता है? बेसिकली जो भी आपकी कैटेगरीज होती हैं वो आर्काइव में डिफ़ाइन हो रही होती हैं, और लेबल्स के अंदर भी आपकी जो कैटेगरीज होती हैं और उन कैटेगरीज की आपकी मेन्यूज़ बनी होती हैं, और मेन्यूज़ में जितनी भी आर्टिकल्स होते हैं वो आ रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने इन थीम्स में से कोई भी थीम को आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक ही चीज़ का रिकमेंड करूँगा कि आप थीम को थर्ड पार्टी से मतलब कि डाउनलोड करें। अब थर्ड पार्टी एक्चुअली में क्या है, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेविगेशन देती हैं, और गूगल टोटली नेविगेशन को देखता है कि यूज़र ने अपनी वेबसाइट के ऊपर कितना कंटेंट डाला है और कितने आर्टिकल्स लिखे हैं और आपकी वेबसाइट में कितने टॉपिक्स हैं। एक्चुअली टोटली इसी बेस के ऊपर ही वो सबसे पहले उसका जो क्रॉलर रहता है, जो उसका रोबोट होता है, वो ये नहीं देखता कि आपकी वेबसाइट को यूँ ओपन करके आपको जो साइट मैप बना होता है उसको फैच करने के बाद आपकी वेबसाइट के ऊपर आ जाता है, और टोटली आप कह सकते हैं इस पूरे कोडिंग को देखता है यूँ करके। और लाइक यहाँ पे मैं इसका साइट मैप अभी दिखाता हूँ आपको। साइट मैप डॉट एक्सएमएल, ये आप देख सकते हैं इस वेबसाइट का इसको आके देखता है। और क्योंकि अभी इसके ऊपर कोई आर्टिकल्स वगैरह है नहीं, जब आप आर्टिकल्स डालेंगे तो यहाँ पे जितना भी इसका साइट मैप, मतलब कि पूरे साइट का ओवरव्यू, ठीक है, साइट और मैप। अब आ जाती है बात वापसी। तो यहाँ पे हम आते हैं कि एक वेबसाइट है जिसका नाम है गोयापी। गोयापी टेम्पलेट्स। गोयाबी के साथ साथ ये बहुत पुरानी वेबसाइट है जो कि आपको टेम्पलेट प्रोवाइड करती है, मतलब कि बहुत अच्छे और रिस्पॉन्सिव, और वो भी ब्लॉगर के लिए। यहाँ से आप चाहें तो परचेज़ भी कर सकते हैं, नहीं तो फ्री का वर्जन यूज़ कर सकते हैं। हर यूज़र को यही मशवरा दूंगा कि आपने फ्री वाला वर्जन ही यूज़ करना है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि हम लोग पैसे तो भरना नहीं चाहते, तो इस वजह से बिल्कुल मुफ्त वाले को ही प्रीमियम में कन्वर्ट कर लेंगे। वो आपका तरीक़ाकार भी मैं आपको बता भी देता हूँ। सिंपल गोयाबी के साथ साथ ब्लॉगर भी, सोरा टेम्पलेट्स के नाम से एक वेबसाइट है, उसको भी ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमने इस पहले अपने मेन की पॉइंट को कवर करना है, ठीक है। तो सिंपल से आपने हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि उस वेबसाइट को चूज़ करना है जिसकी ये ऊपर वाली मेन्यू ज़्यादा बनी हो, ठीक है, जिसके अंदर आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हो कि इसका मेन्यूज़ बहुत ज़्यादा है, और जिसका साइड बार हो। अब जिस वेबसाइट का साइड बार नहीं होता, गूगल मेनली वो यही कोशिश करता है कि उसको अप्रूवल ना दे, ठीक है। और साइड बार हमेशा से देख लेना, एक साइड बार हो तो बहुत अच्छी बात है, दो हो तो भी बहुत अच्छी बात है। साइड बार क्या होता है? जो आपकी लेफ़्ट और राइट साइड में कैटेगरीज़ या कोई भी आपकी मेन्यूज़ नज़र आ रही होती हैं, उनको साइड बार कहते हैं। मुझे वैसे अभी फ़िलहाल के तौर पे ये थीम अच्छी लग रही है रोफिक्सी के नाम से, तो मैं सिंपल इसको डाउनलोड कर लूँगा। अब यहाँ पे आपने आने के बाद डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब डाउनलोड जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसकी ज़िप फाइल डाउनलोड होगी। मैं इसको और उसके बाद जो दूसरा मैंने आपको बताया है सोरा टेम्पलेट्स के नाम से, इसे भी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी वेबसाइट आपको बता रहा हूँ ये आपस में बैन बाई हैं एक किस्म की, क्योंकि इंडियन यूज़र्स ने इनको क्रिएट किया हुआ है, और वो आप लोगों को ये बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा थैंक यू जितने भी इंडियन यूज़र्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई थिंक अब उन्होंने अपना स्लोगन यहाँ से हटा दिया। अब ये बात करते हैं कि इनमें से तो मुझे कोई पसंद नहीं आया, तो मैं सेकंड पे चला जाता हूँ। प्रो एसईओ के नाम से ये थीम भी बहुत अच्छी है। यूज़र्स मोस्ट ऑफ द यूज़र मेरे पास आ रहे थे, और मैंने चेक भी किया था कि उन्होंने इस थीम को यूज़ किया हुआ है।
यहाँ पे थर्ड वन पे आ जाते हैं। अगर आप मीडियम यूआई को यूज़ कर सॉरी, आप ये देख सकते हैं कि इसका लेफ़्ट साइड बार में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेन्यूज़ के ऑप्शंस हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियोज़ के अंदर भी रिकमेंड किया था कि ये थीम बहुत आउट क्लास की है। इसका राइट साइड बार भी है, लेफ़्ट साइड बार भी है। तो आप चाहें तो इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं सिंपल से क्या काम करूँगा, अभी फ़िलहाल के तौर पे इधर 4th नंबर पे आ जाता हूँ। 5th यहाँ पे हाँ, इसको डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। ब्लॉग ओपन वाले को, क्योंकि इसके अंदर सर्च बार का ऑप्शन भी आ रहा है। ये ऊपर देख सकते हैं, सर्च ऑन दिस ब्लॉग। तो मैं सिंपल इसका फ्री वर्जन को डाउनलोड कर लूँगा, ये दोनों को ही। दोनों की तरीक़ेकार सिंपल ही है। मैं शो इन फोल्डर कर देता हूँ और मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से। तो मैं सिंपल डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ और डेस्कटॉप पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ। आप भी चाहें तो अपनी मर्ज़ी से क्रिएट कर सकते हैं। मैं ब्लॉगर का नेम दे देता, यहाँ पे सिंपल इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब क्या काम करना है कि आपने जो भी कोई थीम या कोई भी चीज़ डाउनलोड किया ना, तो सिंपल उसको एक्सट्रैक्ट ऑल कर देना है, क्योंकि ये ज़िप फाइल में होगी तमाम चीज़ें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ज़िप से निकल के ये फ़ोल्डर बाहर आ गया है। तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी जिसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एज का ऑप्शन नज़र आ रहा है, नहीं तो क्रोम का ऑप्शन इसके ऊपर नज़र आ रहा होगा। और इसके आखिर में अगर देखेंगे प्रॉपर्टीज़ में, तो इसके अंदर XML जो है वो लिखा हुआ है। .xml की ये फाइल है, ठीक है। यहाँ पे आप डिटेल्स में भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें, .xml की जो फाइल है। आपने सिंपल इसको एडिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, एडिट, और ये आपके पास आ जाएगी। आपने कभी भी देखें, इनके अंदर ना दो ऑप्शन होते हैं। आप एक तो थीम की ज़िप फाइल को भी अपलोड कर सकते हैं, सॉरी फाइल को अपलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। बट मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपने फाइल को अपलोड करना है। आपने रीस्टोर के बटन के ऊपर क्लिक करके अपलोड करने का ऑप्शन होता है, वो आपने कभी भी उसको यूज़ नहीं करना। कभी भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। एडिट एज ए HTML के ऊपर क्लिक कर देना है, और उसके बाद जो आपने ये चीज़ ओपन की है, इसे कंट्रोल सिलेक्शन कर लेनी है, और इसके बाद इसको कॉपी करके यहाँ पे आ जाना है। ये जो ऑलरेडी इसका कोड होगा, इसको आपने ख़त्म कर देना और इस वाले कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब सिंपल काम क्या आपने काम क्या करना है कि इसको सेव कर देना है। अब सेव करने के बाद आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, इसे मैं बैक कर देता हूँ और यहाँ पे अब मैं इसे ओपन करता हूँ कि देखता हूँ कि हमारी वेबसाइट रेडी होकर किस तरह की नज़र आ रही है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटली जैसी भी थी ना, वो वैसी की वैसी हमारे पास इंपोर्ट हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल्स नहीं हैं, तो इस वजह से हमें यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा। अच्छा जी, थीम्स का आपको आई थिंक आइडिया हो गया है कि किस तरह से अपलोड करनी है और क्या-क्या चीज़ें बीच में रिक्वायर होती हैं, और थीम हमने लेनी कहाँ से है, बिल्कुल मुफ्त में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होम का बटन आ रहा है, फीचर्स, और अच्छा, ये जो चीज़ होती है इसको कहते हैं नेविगेशन, ठीक है। नेविगेशन जहाँ से गूगल आपकी मेन्यूज़ को, कैटेगरीज़ को नेविगेट कर सके, और फिर नेविगेट करने के बाद उन कैटेगरीज़ के अंदर घुस के देखे कि इनके अंदर क्या-क्या कंटेंट पड़ा है। तो एक्चुअली ये चीज़ होती है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गौर करना होता है आप लोगों ने। अब सिंपल सी बात है कि ये मेन्यूज़ बनी हुई हैं। अब होम के साथ फीचर्स, और उसके बाद देखें ना ड्रॉप डाउन, कितना अच्छा ड्रॉप डाउन बना हुआ है। अब सिंपल जिस यूज़र ने, जिस कंपनी ने ये थीम आपको प्रोवाइड किया, उनके बीच में इंटरनल लिंक होंगे। इंटरनल लिंक क्या होता है कि कोई भी मतलब कि उनकी वेबसाइट का रेफरेंस बीच में होगा, जो कि एक बैक लिंक के तौर पे है, तो वो आपने तमाम के तमाम रिमूव करने हैं। वो किस तरह से रिमूव करने हैं, सिंपल, सबसे पहले तो जो बैक लिंक आ रहा है वो उनके फुटर में आ रहा है। तो आप इसको ना भी क्योंकि ये जो होता है, आप कह सकते हैं कि ये नो फॉलो है, गूगल के रोबोट इसको क्रॉल नहीं करते, ठीक है। ये जो फोल्डर है, और ये एज ए रेफरेंस के तौर पे दिए होते हैं, इसको नो फॉलो बैक लिंक बोलते हैं, और गूगल इसको क्रॉल नहीं करता, ठीक है। बस ये जस्ट एज ए रेफरेंस के तौर पे दिए हुए हैं। और ये जो लिंक्स होते हैं, ये एज ए मतलब कि डू फॉलो होते हैं। गूगल इन मेन्यूज़ को ट्रैक करता है, और यहाँ से ट्रैक करते हुए ये डू फॉलो होते हैं। और ये डू फॉलो क्या है कि हम सीधा सीधा उनकी प्रमोशन कर रहे हैं, तो हमने ये तमाम लिंक्स इधर से रिमूव करने हैं और अपनी कैटेगरीज बनानी है। अच्छा जी, अब क्योंकि आर्टिकल कंटेंट की बात, हम आगे कंटेंट की बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले इसको ना थोड़ा सा कस्टमाइज़ भी करना आपको सिखा देता हूँ।
अब इसके अंदर क्योंकि एक ऐड की भी जगह बनी हुई है तो अभी हम इसको रहने देते हैं, इसको नहीं छेड़ते हैं। तो ब्लॉगर में आ जाना है, सिंपल लेआउट के सेक्शन में आ जाना है और आपने यहाँ पे ये देख सकते हैं कि क्योंकि हमने थर्ड पार्टी से ये काम किया है कि हमने वहाँ से थीम पिक की है। अब सिंपल हमने क्या काम करना है, सबसे पहले तो हमने अपनी वेबसाइट का नाम अगर देना चाहें तो वो दे सकते हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और अपना कोई भी लोगो बना के यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपल से आपने अपना लोगो बनाने के लिए कैनवा की वेबसाइट है उसको यूज़ कर सकते हैं, कोरल ड्रा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं सिंपल। और जो आपको मतलब कि अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ मैं इसको अगर रिमूव करना चाहूँ तो मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। मैं सिंपल इसको यहाँ से ये कर दूँगा। अब यहाँ से देखें इमेज का यूआरएल गायब हो गया। अगर मैं दोबारा से इसके यूआरएल को डालता हूँ तो ये इमेज आ जाएगी। तो आप अपनी कोई भी मज़े की इमेज इसी साइज़ के मुताबिक बना लीजिएगा। साइज़ इसका किस तरह से चेक करते हैं, ओपन इमेज न्यू टाइप करते हैं और सेव इमेज एज कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। अब इसका साइज़ आप चेक करने के लिए इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और इसका साइज़ चेक कर सकते हैं ताकि आप इसका साइज़ देखने के बाद इसके मुताबिक ही आप काम कर सकें। अच्छा जी, इसका साइज़ तो बहुत छोटा है और अब इसके डायमेंशंस को देखने के लिए कि ये कितने बाई कितने की है, 391 बाई 80 पिक्सेल्स की है तो आप भी इतने पिक्सेल्स की ये लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ फ़िलहाल के तौर पे और मैं अभी वापस आ जाता हूँ। अब सिंपल आप अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पे दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद इसको सेव करने के बाद आपने क्या काम करना है, जो हेडर की मेन्यूज़ हैं, ठीक है, इसको आपने कस्टमाइज़ करना है। अच्छा, कस्टमाइज़ करने के तरीक़ेकार भी काफ़ी ज़्यादा हैं। वो अव्वल तो अगर आप का जितना कंटेंट होगा, मतलब कि आप कोई भी कंटेंट जनरेट कर रहे हैं और उसकी जितनी कैटेगरीज़ हैं उनको सबसे पहले तो आप यहाँ पे रखें। होम पेज को आपने नहीं छेड़ना। उसके बाद ये जितनी भी कैटेगरीज़ बनी हुई हैं ये आप इनको चाहें तो खुद भी बना सकते हैं, मतलब कि चाहें तो इनको एडिट करके यहाँ पे अपना नेम डाल सकते हैं और उधर उसका लिंक दे सकते हैं, ठीक है। इधर मतलब कि मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि हमारी होम एंड गार्डन पे है तो मैं फ्लावर्स कर दूँगा और हर एग्जांपल के तौर पे मैं ये दे देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे जो हमारी कैटेगरी का लिंक बना होगा वो हमने यहाँ पे उठा के डाल देना है। मैं इसे सेव कर देता हूँ सिंपल और यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। अब यहाँ पे मैं फ़ीचर्स पे आ जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फ़ीचर्स में रोज़ फ्लावर लिखा हुआ है। अब रोज़ फ्लावर्स में आगे टाइप्स आ जाती हैं कि रोज़ फ्लावर्स की कितनी टाइप्स हैं, क्या चीज़ें हैं। रोज़ फ्लावर में ब्लैक भी आ जाता है, वाइट भी आ जाता है, रेड भी आ जाता है, पर्पल, और डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर के कलर्स आ जाते हैं। तो मैं वो दे सकता हूँ क्योंकि मेरी कैटेगरी एक होम एंड गार्डन पे है। तो आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। और जिसके साथ नीचे अंडरस्कोर लगा होता है, अंडरस्कोर यहाँ पे, अच्छा ये तमाम चीज़ें कुछ टेक्निकल हैं तो ये लाजमी से समझ लेना। बाद में आई होप ये अगर आपने छोड़ दी तो समझ ना आएंगी, मे भी हो सकता है। और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो तमाम इन चीज़ों को तो आपको पता ही है। अब सिंपल आपने क्या काम करना है, जब आपकी वेबसाइट के ऊपर ये तमाम कैटेगरीज़ फुलफ़िल हो जाएँ, मेन्यूज़ बन जाएँ, कैटेगरीज़ और कैटेगरीज़ के अंदर मेन्यूज़ आपकी काफ़ी ज़्यादा बन जाए तो फिर आपने वेबसाइट को अप्लाई करना है। अब कंटेंट की तरफ आते हैं और आपको अंडरस्कोर का बता दूँ, अंडरस्कोर यहाँ पे आ जाते हैं। सिंपल से आपने क्या काम करना है, ये है मल्टीपल ड्रॉप डाउन डाउन बना हुआ है, ठीक है। अब मल्टीपल ड्रॉप डाउन क्या होता है कि कोई भी वेबसाइट के अंदर मेन्यूज़ आप क्रिएट करते हैं और मेन्यू के नीचे एक मेन्यू होती है। अब एक रोज़ फ्लावर है और ब्लैक ब्लैक फ्लावर है, ठीक है। अब ब्लैक फ्लावर में दो टाइप आ जाती हैं, ग्रे और एक ब्लैक। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको अपनी तरफ से ये बता रहा हूँ एक चीज़, आपकी कोई भी कैटेगरी होगी तो आपने अगर उस कैटेगरी के अंदर कैटेगरीज बनानी है लाइक दैट, ये देखें इसके अंदर आगे बनी हुई हैं ड्रॉप डाउन, ठीक है, इसको ड्रॉप डाउन बोलते हैं। इसके अंदर पहले तो ये चीज़ इसके अंदर थी, फिर इसके अंदर आने के बाद ये टाइप थी और उसके अंदर फिर आगे ये टाइप थी। तो इसके अंदर क्या लगा हुआ है, एक अंडरस्कोर। अब एक अंडरस्कोर अगर मैं इसका एक अंडरस्कोर हटा देता हूँ, यहाँ पे ये देखिएगा, और अभी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, वो कैटेगरी से बाहर आ जाएगी, ठीक है। मल्टीपल ड्रॉप डाउन की तरफ वो आ गई है वो चीज़, वो कैटेगरी टोटली इससे बाहर आ गई। अगर मैं उसके साथ अंडरस्कोर लगा देता हूँ तो वो क्या है कि ये कैटेगरी इसके अंदर घुस जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, अगर डबल अंडरस्कोर लगाता हूँ तो फिर देखिएगा कि होम के नीचे आई थिंक आ जाएगी ये।
सॉरी, जब मैंने डबल अंडरस्कोर लगाया है तो इस कैटेगरीज के अंदर ही ये नीचे आ रही है नज़र। अगर मैं सिंगल अंडरस्कोर लगाऊंगा तो ये कैटेगरी उठ के इसके अंदर आ जाएगी, और इसके अंदर जितनी भी फिर आगे इस डबल अंडरस्कोर लगा होगा वो सारी इसमें डिफाइन हो रही होंगी। हमेशा ही पीछे वाले में वो चीज़ ड्राइव करेगी। तो ये तमाम चीज़ें आई होप आपको समझ आ गई होंगी। अब चलते हैं हम अगले अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है कंटेंट का। अच्छा, मैं इसको इधर क्लोज कर देता हूँ। और सॉरी, यहाँ पे वापस आते हैं। एक चीज़ तो भूल ही गया बीच में। ये जो तमाम चीज़ें हैं ना, जो उनके लिंक्स होंगे वो आपने रिमूव करने हैं। टोटली जितने भी उनके लिंक्स होंगे, चाहे वो फुटर के अंदर आ रहे हैं, चाहे आपके हेडर के अंदर उनकी मेन्यूज़ बनी हुई हैं, तो वो आप रिमूव करें। और उसके बाद अपने यूट्यूब चैनल, सोशल आइकन्स, इनके लिंक्स डालें, ठीक है। जो पॉपुलर पोस्ट होंगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ नज़र आ जाएंगी, और लेटेस्ट और सब्सक्राइबर्स, ये उनकी वीडियो एम्बेडेड हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आपने सिंपल से इसको रिमूव करके अपनी वीडियो का लिंक डाल देना है। वो कैसे डालना है, यहाँ पे आएंगे, सिंपल से आपने अपनी वीडियो का ये देखें, ठीक है, ये वीडियो का लिंक है। मिसाल के तौर पे अगर वहाँ पे ये चीज़ नहीं समझ आती तो इसको रिमूव कर दें आप। सिंपल वीडियो का लिंक किस तरह से होता है, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे ले जाता हूँ। लाइक दैट मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आ जाता हूँ। अच्छा, अब भी आई होप कि जितनी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ ये आपको आसानी से समझ आ रही होंगी, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये अभी फ़िलहाल तो बेसिक हैं, और इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अहम, जो मे भी हो सकता है कि कोई यूज़र आपको दूसरा नाम बताता हो। तो एक हुक क्रिएट करने के लिए मैं आपको तमाम यूज़र्स को फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये यूट्यूब चैनल पे आ जाता हूँ। मैं इधर से कॉपी करता हूँ वीडियो का लिंक। आप यहाँ पे देखिएगा, मैं वीडियो का लिंक यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एक दफ़ा। ये जो देखें ये वीडियो का लिंक, ठीक है, v=, इसमें कॉपी कर लेता हूँ, और ये चीज़ जो है मैंने यहाँ पे सिंपल इस जगह पेस्ट कर देनी है और सेव कर देना है, ठीक है। अब जिस तरह मैंने सेव किया है उन इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान, देखिए मेरी वीडियो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आई होप आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं कि वीडियो किस तरह से आपने ऐड करनी है। इसी तरह सोशल आइकन के जो लिंक्स होंगे वो आप बिल्कुल सिंपल सा काम है, आपने सिंपल इसको ओपन करना है। ये यूट्यूब का बना हुआ है, फेसबुक का पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने अपनी फेसबुक आईडी का लिंक डाल देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी फेसबुक का ही डाल देता हूँ। सेव और सेव, और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ सिंपल। यहाँ पे मैं जैसे ही जाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने फेसबुक का डाला था तो इस वजह से वो आगे नाम गायब हो गया। अब सिंपल से पेंसिल के निशान पे क्लिक किया। इसका यूआरएल HTTPS के साथ होता है, ठीक है, जो कि स्पेशल सिक्योरिटी लेयर होती है उसके साथ डालेंगे तो तब अब जिस यूज़र को HTTPS का नहीं पता, तो HTTPS क्या होता है, एक सिक्योर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। जिस वेबसाइट के ऊपर ये ताज़ा सा बना हुआ आ रहा है तो समझ लें कि इस साइट की इन्फॉर्मेशन सिक्योर है, और गूगल भी उन्हीं वेबसाइट को अपनी गूगल के अंदर रखने की इजाज़त देता है जो HTTPS जिसका अनेबल हो। जिसका HTTPS ओपन ना हो तो उसके ऊपर आपको वो कह देता है अलर्ट, और वायलेशन का कुछ निशान दे देता है, और यहाँ पे लिखा हुआ आता है दिस साइट इज़ नॉट सिक्योर। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि मैं अगर जाऊँगा ना तो देखो मुझे वेबसाइट पर फेसबुक के ऊपर ड्राइव कर आती हैं, क्योंकि मैंने फेसबुक का लिंक डाल दी है। अब आ जाती है ये देखिए नीचे अबाउट अस, यहाँ पे अपना आपने अबाउट अस का अगर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो मैं क्या काम करता हूँ, अभी अबाउट अस में हम जो आपने देना हुआ वो दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट होगी, जिस टाइप के ऊपर होगी और जो कैटेगरी होगी, जो चीज़ें उसमें दी होंगी तो उसके रिलेटेड आपने देना है। हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब आ जाती है कंटेंट की बात। कंटेंट की बात आते साथ ही पहले नेविगेशन की बात आती है, पेजेस की और फिर आर्टिकल्स की। अब पेजेस कौन कौन से ज़रूरत हमें पड़ते हैं, तो मोस्ट ऑफ द यूज़र कहते हैं कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर। तो कभी आपने क्या चीज़ ये सोची है कि ये नीड क्यों है? अब कोई भी वेबसाइट है ना, उसका अबाउट सेक्शन का होना इतना ज़रूरी है कि आप एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हो। गूगल आपको इस नज़र से देखता है कि आप एक ब्रांड हो। हर यूज़र को यही कहता है कि इस नज़र से देखता है कि आप एक ब्रांड हो, और आपका अबाउट होना ज़रूरी है। आप अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या काम कर रहे हो वो उधर आप अपने अबाउट के सेक्शन में डिफ़ाइन कर सकते हैं।
अब ब्लॉगर के अंदर ये पेजेस का सेक्शन आ रहा है, तो आपने सिंपल क्या काम करना है, न्यू पेज क्रिएट करना है और इसको अबाउट का नेम दे देना, अबाउट। और यहाँ पे जो आपका अबाउट सेक्शन का नेम होगा, मिसाल के तौर पे मैं इसी को कॉपी करके दे देता हूँ। आपकी जो वेबसाइट के ऊपर जो काम हो रहा होगा वो आपने देना है, या ठीक है, मैं इसे पब्लिश करता हूँ और ये मैं अबाउट दे देता हूँ। अब अगर मैं इस पेज को देखना चाहूँ तो ये किस तरह का नज़र आता है, तो आप देख सकते हैं कि अबाउट हमारा इस तरह का कुछ नज़र आता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और मैं अगर होम पे जाता हूँ तो मेरा होम वाली साइड पे आ जाएगा। अब देखिए ये नीचे लिंक्स दिए हुए हैं। अब इसके अंदर अगर मैं ओपन करता हूँ अबाउट अस, तो हमें ये उनकी वेबसाइट पे ड्राइव कर देता है। अबाउट अस का पेज हमें उनकी वेबसाइट पे ले जाता है जहाँ जिन लोगों की थीम है। तो हमने उनकी लिंक्स को हटा के अपने लिंक देने हैं। तो किस तरह से हमारा अबाउट का पेज जनरेट हो चुका है। तो मैं इसको सिंपल कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद आपके जितने मर्जी पेजेस बने हुए हैं वेबसाइट के ऊपर, तो आपने पेजेस को ब्लॉगर के ऊपर यूँ ही क्रिएट करना है। जो पोस्ट होती हैं वो उनको आर्टिकल्स बोलते हैं और वो पोस्ट के सेक्शन से जाके क्रिएट कर सकते हैं। अब सिंपल मैं क्या काम करूँगा, इस लिंक इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे इसको कॉपी कर सकता हूँ। सेकंड इसका वे ये है, इस आँख के ऊपर आके लेफ़्ट क्लिक करना है और यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है, सॉरी राइट क्लिक करना है और इसको कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद क्या काम करना है, लेआउट के सेक्शन में आ जाना है और सबसे नीचे आ जाना है। ये फुटर मेन्यू है। फुटर मेन्यू के जो लिंक्स बने हुए हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अबाउट अस का है। अब अगर अबाउट अस में देखें तो उनकी वेबसाइट का नेम है, तो हमने इसको हटा के जो हमने लिंक कॉपी किया हमारी वेबसाइट का था, तो वो हमने सिंपल इसको सेव कर देना है और उसके बाद यहाँ पे सेव कर देना है। और यहाँ पे सेव हो गया, आप उसके बाद यहाँ पे भी सेव कर देना, डबल चेक हो जाएगा ताकि आपका। अभी ये आई थिंक सेविंग पे है और वो क्या कह रहा है कि आपका ये सेव हो चुका है। अब सिंपल मैं क्या काम करता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट पे दोबारा आता हूँ और यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को देखें कि ये होम के साथ अबाउट का सेक्शन है। अबाउट अस के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये मुझे जो मैंने अबाउट का पेज क्रिएट किया ये मुझे वहाँ पे लेके आ गया। अब आ जाती है बात ये कि सेकंड नंबर पे ये कि हमारा प्राइवेसी का पेज होता है। कोई भी वेबसाइट होती है तो उसकी प्राइवेसी, उस वो क्या चीज़ें यूज़र्स को प्रोवाइड कर रहा है, क्या नहीं प्रोवाइड कर रहा, वो तमाम की तमाम प्राइवेसी के अंदर आती हैं, ठीक है। अब उसके अंदर ये क्यों ज़रूरी है, हर वेबसाइट का प्राइवेसी का पेज बना हुआ है। कोई भी वेबसाइट जो गूगल से मोनेटाइज्ड है उसका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना हुआ है, कोई चांस ही नहीं है। इफ़ अगर उनका पेज नहीं बना होता तो लाइक अबाउट की तरह उनकी प्राइवेसी का यहाँ पे कुछ ना कुछ दिया होता है, लिखा हुआ होता है, ठीक है। अब मान के चलो कि मैं ओपन कर लेता हूँ बड़ी वेबसाइट को, CNN को ओपन कर लेता हूँ या BBC को, आपको वो दिखा देता हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ जाएँ। अब जैसे ही मैं इनके फुटर के सेक्शन में आऊँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोट नाउ, ये देखिए प्राइवेसी पॉलिसी आ रही है ना, तो ये लाजमन उसे कहते हैं देनी होती है, इसकी वजह से कि आपका काम और निज़ाम दुरुस्त रहता है और आपकी वेबसाइट अप्रूव होने की 100% चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो सिंपल मैं अब क्या काम करता हूँ, फिर से दोबारा एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जनरेट करूँगा, पेजेस में आऊँगा, न्यू पेज पे आ जाऊँगा। अब प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस की हमें ना डमीज़ मिल जाती हैं, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ प्राइवेसी, मैं आ जाता हूँ, एक वेबसाइट है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, ठीक है। ये वेबसाइट आ जाएंगी, ये सबसे पहली वाली वेबसाइट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और इस वेबसाइट पे आ जाना है। आपने अपनी कोई भी कंपनी नेम है, अच्छा ये बहुत पहले से ये वेबसाइट चलती हुई आ रही है, आज तक इस वेबसाइट को मतलब कि हमने जितना भी कंटेंट अप्रूव करवाया है इधर से हमने प्राइवेसी पॉलिसी के पेजेस जनरेट किए हैं। अब यहाँ पे एक ये वेबसाइट थी और एक वेबसाइट थी इंडियन यूज़र की ही जिसका नाम था webbeast.in के नाम से थी। और ये काफ़ी टाइम पहले की ये वेबसाइट है, ये आप देख सकते हैं क्योंकि नॉट सिक्योर लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। अगर आप इस चीज़ को नोटिस करें, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि HTTPS और HTTPS के साथ अगर ना हो तो गूगल ओपन ही नहीं करने देता, अलाउ ही नहीं करता, ये देख सकते हैं आप। और ये मिसाल आपके सामने है। उसकी आई थिंक वेबसाइट ये ऑफ हो चुकी है, ये पता नहीं कोई और है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ एक दफ़ा वेब पीस।
आई थिंक चेंज हो चुकी हैं। हाँ जी, ऑफ़ है, उसकी वेबसाइट यही थी webbiz.in के नाम से, तो वो ऑफ़ हो चुकी हैं। तो सिंपल से ये वेबसाइट काफ़ी टाइम से चलती हुई आ रही है, तो आपने इसके ऊपर ट्रस्ट करते हुए अपनी वेबसाइट का पेज जनरेट कर लेना है। कंपनी का नेम दे देना है, आपसे ₹1 भी चार्ज नहीं करेगा। आपने कंपनी का जो नेम है वो आपने दे देना है, ठीक है। मान के चलो कि मैं जो अपने ब्लॉग्स को लिख रहा हूँ वो इसके ऊपर है कि होम एंड गार्डन के ऊपर, ठीक है, होम एंड गार्डन। सिंपल से मैं इसको कॉपी करता हूँ। वेबसाइट का भी जो आपका नेम होगा वो आपने दे देना है। मैं सिंपल से इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब जो मेरी वेबसाइट का लिंक होगा वो मैंने देना है। अब जो मेरी वेबसाइट का लिंक है, ये मेरी वेबसाइट का लिंक है जो कि मैंने अभी क्रिएट की है, जो कि ब्लॉग स्पॉट के साथ है। तो सिंपल से मैं क्या काम करूँगा, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और उसके बाद नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब ये कहते हैं कि आप क्या अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी कुकीज़ को अलाउ कर रहे हैं, तो हम किसी भी अभी तक कुकीज़ को अलाउ नहीं कर रहे। और अगर आप इसको येस पे रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। तो मैं आपको एक मशवरा दूँगा, क्योंकि आपको कुकीज़ का भी कुछ भी नहीं पता, और ये कि क्रोम जो है वो आपके जो आपका इस टाइम राइट नाउ पेज ओपन है, इसके कुकीज़ को रिकॉर्ड कर रहा होता है, तो आप इसके येस के बटन पर टैप कर सकते हैं। नो पे आपने नहीं क्लिक करना। और वो कहते हैं कि गूगल एडसेंस की एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं, तो आपने इसको येस कर देना है। और वो कहते हैं कि एक्सेप्ट गूगल आप नो कर दीजिएगा। अगर आप थर्ड पार्टी से भी गूगल के सिवा भी किसी के साथ आप वर्क करना चाहते हैं तो उनको भी येस कर सकते हैं। तो मैं इसको नो पे क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। आपकी जो कंट्री होगी वो पाकिस्तान है, और सॉरी, आपकी जो कंट्री है अगर वो इंडिया की है तो वो इंडिया आपने सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आपकी पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान, अगर बांग्लादेश की है तो बांग्लादेश। अब इंडिया के अंदर कोई भी अगर है तो वो आपने वही दे देना, ठीक है। मैं पंजाब दे देता हूँ फॉर एग्जांपल। और जो आपकी ईमेल आईडी होगी, अब जो ईमेल आईडी होगी वो अपने सिंपल से ये जो आपने यहाँ पर रखी हुई है, इसी ईमेल आईडी को कॉपी कर लेना है। तो मैं सिंपल से इसी ईमेल आईडी को कॉपी करता हूँ, और इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद इसको मैं जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी के पेज पे क्लिक कर देता हूँ। अब सिंपल से ये आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जो है जनरेट हो चुका है। तो मैं सिंपल इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं ऐसे क्या काम करूँगा, यहाँ पे कॉपी कर दूँगा, और उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी का जो मैंने पेज जनरेट किया मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब 2 से 3 चीज़ें आ जाती हैं कि देखें, इधर इनकी अगर इंटरनल लिंकिंग हुई हुई है ना, तो आपने इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। अब तो अभी इनके कोई इंटरनल लिंक नहीं आया। अगर आप यहाँ से इसको डायरेक्ट यूँ कॉपी करते हैं, ठीक है, कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड, और यहाँ पे इसको कंट्रोल मैं इधर पैक करता हूँ और इधर भी करता हूँ, सॉरी। अच्छा, ये एक तो मैंने डायरेक्ट पेज को कॉपी किया था। अब इसका कोड आया है, तो कोड में किस तरह से करते हैं, कंपोज व्यू के बजाय आपने HTML व्यू पे जाना है, और इसके आगे जो है इसको चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और सिंपल इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कोड को। अब वापस कंपोज व्यू पे आ जाऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेडलाइन और ये तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली इसने जनरेट करके हमें यहाँ पे दिखा दी हैं। अब जो इंटरनल लिंकिंग मैं इसमें देखूँगा, ये इन्होंने दिया हुआ है अपना एक लिंक जो कि डू फॉलो है। तो हमने इसको सिंपल से यहाँ से रिमूव करना है। हम इस वेबसाइट की अपनी वेबसाइट के अंदर अभी स्टार्टिंग में किसी वेबसाइट की भी रेफरेंस नहीं देना चाहते, तो सिंपल से मैं इसको रिमूव कर दूँगा, ठीक है। और मैं इसके बाद इसको पब्लिश कर दूँगा, कन्फर्म करता हूँ, और यहाँ पे अबाउट के सॉरी ये प्राइवेसी पॉलिसी के पेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब सिंपल से मैं लिंक में आ जाऊँगा वापस, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, अबाउट और कॉन्टैक्ट अस की बजाय मैं सिंपल ये जो RTL का वर्जन है इसको मैं ऊपर प्राइवेसी का नेम दे दूँगा। और सिंपल से जो हमारा लिंक होगा वो हमने इसको ख़त्म कर देना। इसके बाद इसको सेव कर देना है सिंपल से, और यहाँ पे भी सेव कर देना है। अब अपनी वेबसाइट को आके एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं हमारा प्राइवेसी का पेज ओपन हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्राइवेसी पॉलिसी और जो हमारा
वो था तमाम चीज़ें। इसमें अब वापस आता हूँ। अच्छा, ये इसका एक रेफरेंस दिया हुआ है, आपने इसको रहने देना है क्योंकि ये गूगल की हमने पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे हैं और गूगल की मोनेटाइजेशन ऑन करवाना चाहते हैं। तो जो गूगल की एड्स के बारे में कोई ज़िक्र हो रहा है तो वो उन्होंने यहाँ पे उसकी कोई पॉलिसीज़ हैं तो वो यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है ताकि जब गूगल का बोट है उसको पता चल जाए। मैं सिंपल से भी होम पे आ जाता हूँ और होम पे आने के बाद अगर आप देखेंगे कि आप हमारा कॉन्टैक्ट अस का इसी तरह पेज क्रिएट कर लेना है। पेज क्रिएट करने के बाद सिंपल से आपने क्या काम करना है, उसका लिंक कॉपी करना है और अबाउट अस में सिंपल वही चीज़ जो आपने देनी हुई वो दीजिएगा। अब आ जाती है बात डिस्क्लेमर का। एक पेज बहुत मशहूर है कि डिस्क्लेमर का पेज ना हो तो साइट अप्रूव ना हो, नहीं होती है। तो डिस्क्लेमर एक्चुअली में आपने देखा है कि यूट्यूब की जब भी कोई वीडियो आप ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको डिस्क्लेमर दिखाया जाता है कि इसके अंदर इस तरह की चीज़ें हैं। तो डिस्क्लेमर उस वजह से ज़रूरी होती है जो चीज़ गूगल की पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करती। मिसाल के तौर पे हॉस्पिटल का कोई भी कंटेंट है तो वो उसमें इंज्यूर्ड और इस तरह के लफ्ज़ यूज़ होते हैं तो वो गूगल की पॉलिसीज़ को जो है वो वायलेशन करती हैं। तो उसको क्या होता है, सिंपल से आपने डिस्क्लेमर का पेज दे देना है और अपनी वेबसाइट का डिस्क्लेमर एक जनरेट जब आप कर देंगे गूगल को यही महसूस होगा कि ये जो यूज़र है ये एक अथेंटिक काम कर रहे हैं और वो आपके डिस्क्लेमर को रीड करेगा। अब डिस्क्लेमर में एक्चुअली में क्या होता है, तो आप उनको बता रहे होते हैं कि हमारा ये कंटेंट है, इसमें इस तरह के लफ्ज़ यूज़ हो रहे हैं और वो आपका एक DMCA का पेज है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ और देखें तो मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर जनरेटर का भी पेज आ रहा होगा, ठीक है। DMCA, अच्छा, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। अगर आप एप्लीकेशंस के ऊपर वेबसाइट है तो आप इस पेज का लाजमी से यूज़ करें। यहाँ पर डिस्क्लेमर का भी आ रहा होगा और बाकी काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं। अब अगर उनको भी यूज़ करना चाहें तो वो भी आप पेजेस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन्हीं का ही है डिस्क्लेमर जनरेटर, ठीक है। डिस्क्लेमर फॉर वेबसाइट एंड ऐप्स। अब सिंपल से मैं क्या काम करूँगा, स्टार्ट डिस्क्लेमर फॉर वेबसाइट्स एंड ऐप। अच्छा, ये एक्चुअली अगर इन्होंने अपना डिस्क्लेमर आई थिंक दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर जनरेटर के नाम से एक चीज़ लिख दूँगा, डिस्क्लेमर जनरेटर। अब इधर आ जाना है, सिंपल वही चीज़ आपने दे देनी है। आपकी वेबसाइट का लिंक नेक्स्ट कर देना है, आपकी जो कंट्री है वो आपने दे देनी है और देने के बाद आपने सिंपल से वो नेक्स्ट कर देना है। ये मैं क्योंकि टेस्ट बेस पे कर रहा हूँ तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द यूज़र मेरा इंडिया से है तो इस वजह से उनके लिए आसानी हो इस चीज़ में। तो सिंपल आपने जनरेट कर देना है और यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है। मैं तो इसको कॉपी करता हूँ, नहीं तो मैं सिंपल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, वापस आता हूँ, एक न्यू पेज जनरेट करता हूँ, न्यू पेज और ये तमाम चीज़ें। अब मैं इस कंपोज की बजाय HTML व्यू पे आऊँगा तो मैं इसे एक दफ़ा ख़त्म कर देता हूँ और सिंपल से यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और फिर दोबारा कंपोज व्यू पे आता हूँ और मैं इसको उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसको हेडलाइन में भी दे देता हूँ। सिंपल से मैं इसको चाहूँ तो इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये फ्री डिस्क्लेमर जनरेटर की बजाय इसको हमने क्या करना है, इसको रिमूव कर देना क्योंकि ये एक उनका लिंक था। बाकी भी चेक कर लीजिएगा कि उनके कौन कौन से लिंक है, तो सिंपल से आपने इसको पब्लिश कर देना है। जैसे ही आप पब्लिश करेंगे ये आपका पेज आ जाएगा और डिस्क्लेमर इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और सेटिंग में आने के बाद इस लेआउट के सेक्शन में आ जाना है और वहीं पे जाके अपना फुटर लिंक लिस्ट दे देना। ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे, डिस्क्लेमर यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद आपने क्या काम करना है, आपका जो पेज होगा उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना और फिर सेव कर देना। सिंपल आप देखते हैं कि हमारा जो तीसरा पेज है वो ओपन हो रहा है कि नहीं। आपने सिंपल इस डिस्क्लेमर के पेज को ओपन करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका डिस्क्लेमर यहाँ पे जनरेट होकर आ चुका है। आपकी वेबसाइट हाफ से ज़्यादा जो है वो रेडी हो चुकी है और अब आपका क्या काम बनता है कि मैं बाकी टैब्स को क्लोज़ कर देता हूँ। अब आ जाती है बारी ये कि आपने आर्टिकल कहाँ से लिखने हैं। अब क्योंकि हमारा एक ये नेविगेशन का क्लियर हो चुका है
और पेजेस का। अब आ जाती है बारी आर्टिकल्स की। अब हर यूज़र यही कहता है कि यार हमारे लिए सबसे ज़्यादा आसानी हो, कोई कंटेंट राइटर को पैसा ना देना पड़े। तो चैट जीपीटी इज़ वन ऑफ द पावरफुल टूल आ चुका है, हम उसकी मदद से आर्टिकल्स को लिखेंगे। सेकंड नंबर पे आ चुकी है बार्ड। अब बार्ड क्या है? बार्ड गूगल का एआई टूल है। अब जिस यूज़र को बार्ड के बारे में नहीं पता तो मैं वो बताता चलता हूँ कि अभी तक वो टेस्ट बेस पे उन्होंने लॉन्च किया है, और कोई भी आप उससे क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर करेगा। आप चैट जीपीटी के बारे में तो बच्चे बच्चे को पता है कि वो आपको किस तरह से बेनिफिट दे रहा है। थर्ड नंबर पे ये चीज़ आती है कि आप कोई भी आर्टिकल्स को उठाएं, उसको उसकी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर लें, और लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के बाद आप उसको गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस यूज़र को उस चीज़ का नहीं पता तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आ जाएँ, मैं आपको बाकायदा तौर पर यहाँ पर वाज़ह दिखा भी देता हूँ कि मैंने जो एक प्लेलिस्ट बनाई है ना, इस प्लेलिस्ट के अंदर यहाँ पे आई थिंक इस वीडियो को आप अगर देख लेना, मैंने बाकायदा तौर पे तमाम चीज़ें बता दी हैं कि वो आपने किस तरह से आपने आर्टिकल्स को लिखना है और किस तरह से नहीं। बट अलबत्ता मैं वापस आ जाता हूँ अभी और आपको दोबारा से लिखना सिखाता हूँ कि किस तरह से आपने आर्टिकल्स को लिखना है। 3 वेज़ ऐसे कौन से हैं, और इसमें 100% गारंटी होगी कि आपका आर्टिकल जो है वो लिखा जाएगा और उसके ऊपर गूगल एडसेंस अप्रूवल मिलेगा, और इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। और अगर कोई मुझे यूज़र ये कहता है ना कि ये तमाम स्टेप्स करने के बाद भी उसका एडसेंस अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ, तो वो फिर काम ही छोड़ दे, ठीक है। उसकी वजह ये है कि इतने ज़्यादा अप्रूवल ले चुके हैं ना और उनके ऊपर काम कर चुके हैं। अब आपकी बारी है, अगर आप लोग काम नहीं करते तो आपका अपना ज़ाती नुकसान है। अब आ जाते हैं ये कि मैं चैट जीपीटी को ओपन कर लेता हूँ। AI के .com आपने लिखना है सिंपल, चैट जीपीटी जो है वो ओपन हो जाएगी। अब सिंपल से ये मुझे चैट जीपीटी के ऊपर ले आएगा, तो मैं इसको सबसे पहले तो कहता हूँ कि ठीक है, और मैं इसे कहता हूँ कि कैन यू रोट आर्टिकल। अच्छा, मैंने इसे कह दिया कि 1000 वर्ड्स के ऊपर जो है आपने आर्टिकल लिखना है, तो ये बाकायदा तौर पर लिख के दे रहा है। अब यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को देखें कि ये ऊपर जो है इसे मुझे हेडिंग भी दी है। अगर मैं इसे कहूँगा कि मुझे हेडिंग भी ज़्यादा से लिख के दे, तो ये बाकायदा तौर पे हेडिंग भी मुझे लिख के देगा। और उसके बाद इसके आर्टिकल को हम उठा के चेक भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत कि इसका आर्टिकल कितना % यूनिक है, कितने % प्लेगरिज्म फ्री है कि नहीं है। 90 to 80% अगर प्लेगरिज्म आ रहा है, प्लेजरिज्म जो होता है, तो उसका कोई इशू नहीं है। प्लेजरिज्म वो होता है कि वो कंटेंट जो गूगल के ऊपर से किसी वेबसाइट ने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है और आपने उसका कॉपी किया है, ठीक है, उसे प्लेजरिज्म बोलते हैं। और वो प्लेजरिज्म डिटेक्टर की मदद से हम उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। तो मैं प्लेजरिज्म डिटेक्टर वेबसाइट पर आ जाता हूँ, प्लेजरिज्म चेकर के ऊपर। तो सिंपल सबसे पहले तो ग्रामरली है, तो मैं इनके ऊपर भी जो है वो चेक कर सकता हूँ। अव्वल तो ये ऊपर सारे एड्स आ रहे हैं, ठीक है, ये स्पॉन्सर ऐड हैं गूगल के, तो मैं इसको बिलीव करता हूँ। ये इस वेबसाइट के ऊपर आ जाता हूँ, स्मॉल एसईओ टूल्स पे, और मैं यहाँ पे अपने इस आर्टिकल को पेस्ट करता हूँ। थोड़ा सा भी है बट पता चल जाएगा कि वो यूनिक है कि नहीं। अब चेक प्लेगरिज्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये बताएगा कि आपका वो आर्टिकल यूनिक है कि नहीं है। अब 10% उसमें प्लेजरिज्म आया और 10% यूनिक है, तो अभी देखते हैं और कितना, 30% यूनिक। एक चीज़ यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो AI का कंटेंट होता है वो हमेशा कभी भी 90% या 100% यूनिक नहीं होगा, क्योंकि उसने भी कहीं ना कहीं से कंटेंट उठाना है और रेफरेंसेस उठाने हैं, तो वो 10% अनयूनिक उनका होगा। तो ये समझ लीजिए कि 100% आर्टिकल यूनिक है। तो मैं इसको सिंपल से कॉपी करता हूँ, और आर्टिकल लिखने का तरीक़ाकार क्या होता है, वो यही तरीक़ाकार होता है कि आपने सिंपल से पोस्ट के सेक्शन में आ जाना है। अब पहले पेजेस थे, अब पोस्ट हैं। आपने कभी भी पेजेस के अंदर आर्टिकल नहीं लिखने, हमेशा आर्टिकल जो होते हैं वो पोस्ट के सेक्शन में जाके लिखने होते हैं। ये जितने भी न्यू यूज़र्स हैं, ये तमाम चीज़ें इस वजह से उनको बता रहा हूँ। जो पुराने यूज़र्स हैं उन तमाम लोगों को तो ये चीज़ें पता हैं, ठीक है। अब इनको मैं बोल्ड कर देता हूँ। कुछ चीज़ें हैं, इनको बोल्ड, इसे भी बोल्ड कर देता हूँ। ये बीच में कुछ जो छोटी छोटी हेडिंग्स बनी हुई थी,
और सिंपल उसके बाद क्या काम करूँगा, पेस्ट कर दूँगा। अब आ जाती है बात ये कि हमने इमेज कहाँ से लेनी है अपनी आर्टिकल्स के अंदर इमेज को अपलोड करने के लिए। तो मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पे वेबसाइट्स इतनी ज़्यादा हैं, पिक्सा पे हैं, पिक्सेल्स हैं, कोई भी वेबसाइट्स के ऊपर चले जाएँ, तो मैं पिक्सेल्स के नाम से एक वेबसाइट्स हैं उधर चला जाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि रेड रोजेस, अच्छा ये तमाम जो ये टॉपिक भी है ना फ्लावर वाला, ये भी एडसेंस फ्रेंडली है, ठीक है। तो एडसेंस फ्रेंडली टॉपिक कौन से होते हैं वो मैं ये इस आर्टिकल को कवर करने के बाद मैं आपको बताऊंगा। अब इस इमेज को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल के तौर पे। इसे, ये रेड नहीं है, मुझे चाहिए कोई इमेज जो है, इस इमेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ। आपने इस इमेज को डाउनलोड करना है, ठीक है। फ्री डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है तो ये इमेज ऑटोमेटिकली आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। और आप चाहें तो ड्रॉप यूँ उठा के भी इधर लगा सकते हैं, नहीं तो इस के ऊपर क्लिक करने के बाद अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक कर सकते हैं। और चाहें तो जहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी होगी डाउनलोड हुई वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से उठा के या आप यूँ इसको लगा सकते हैं। सॉरी, मैं ऐसे क्या काम करता हूँ, ऐसे ही उठा के ले आता हूँ, ड्रॉ कर दिया। वो देख सकते हैं कि उसने कहा कि इमेज अपलोड फेल। आई थिंक ये दोबारा मुझे ऐसे ही उठानी पड़ेगी। अब अभी देखते हैं, क्योंकि मैं भी आई थिंक मेरे इंटरनेट का इशू है जिसकी वजह से इसने ये इशू किया है। मैं सिर्फ बैक स्पेस कर देता हूँ, जितनी बाकी लाइन्स आई हैं। अच्छा, अब आपने वर्डप्रेस में एक चीज़ देखी है कि वहाँ पे इमेज के एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसको आप आल्ट टेक्स्ट भी कह सकते हैं, कि वो किस तरह से देने हैं। सिंपल इस इमेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट देना है, और इमेज का अगर टाइटल देना चाहता है तो वो मैं सिंपल इसका रेड रोजेस दे देता हूँ। और यहाँ पे आप, और नीचे भी डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे दे देता हूँ, और इसके बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये कैटेगरीज किस में आ रही है, ये कैटेगरी क्योंकि रेड रोजेस की है तो मैं इसे कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे सिंपल पेस्ट किया। और ये जो वर्डप्रेस के अंदर कैटेगरी कहते हैं और ब्लॉगर के अंदर लेबल कहते हैं। परमालिंक जो है वो आपने क्या काम करना है, ऑटोमेटिक परमालिंक के ऊपर चेक मार्क रखना है। ऑप्शंस के ऊपर आने के बाद आपने और किसी और चीज़ को नहीं छेड़ना। आपने सिंपल क्या काम करना है, आप इसको पब्लिश कर देना है। और हमेशा कोई भी अपनी वेबसाइट आपने बनानी है तो उसके अंदर एक आर्टिकल के अंदर 6 से 7 हेडिंग्स हों, चाहे वो और स्टार्टिंग में आपको हमेशा ही ऐसा मशवरा दूंगा कि आपने जो भी अपना कंटेंट क्रिएट करना है उसके ऊपर अंदर हेडिंग्स लाजमी देनी है, ठीक है। नहीं तो आप बुलेट्स वगैरह दे सकते हैं। बुलेट किसे कहते हैं कि आप अपना कोई भी, ये यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट एक सेकेंड, जिसके पीछे एक डॉट आ रहा होता है, ठीक है, या इस तरह की टाइप्स बनी होती हैं तो उसको उनको बुलेट्स वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल मैं अभी कैटेगरीज क्योंकि हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, कंक्लूजन भी बताया है, डिफरेंट मीनिंग्स और ये तमाम चीज़ें, ये अब आ चुका है। अब मैं इसे क्या करूँगा, पब्लिश कर दूँगा और कन्फर्म के बटन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। एक सेकंड, ये क्यों नहीं सेव हो रही, जस्ट, अच्छा पोस्ट पब्लिश हो चुकी है। आई थिंक मेरे इंटरनेट के इशू जिसकी वजह से ये इशू कर रहा है। तो सिंपल मैं बैक आ जाता हूँ, इसे क्या हो गया है, आई थिंक इंटरनेट के इशू की वजह से उसने ये तमाम इशू क्रिएट किया। मैं सिंपल बैक आ जाता हूँ होम पे, मैं लीव कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि मेरी जो पोस्ट है वो अपलोड हो चुकी है। और ब्लॉगर पे एक चीज़ है, अगर आप खुद का व्यू भी देते हैं तो खुद का व्यू भी आपका काउंट होगा। मैं सिंपल से वापस आता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरी पोस्ट है वो यहाँ पर डल चुकी है, बाय एडन विलियम्स के नाम से डली है, तो ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये बाकी तमाम चीज़ें, अब ये वेबसाइट टोटली रेडी है। अब जैसे इसके ऊपर कंटेंट आपने डालते जाना है, आपकी जो रोज़ आती जाएंगी फिर कैटेगरीज, वो आपने कैटेगरीज यहाँ पे डिफ़ाइन करते जाना है मेगा मेन्यू में, और उसके बाद जो भी तमाम चीज़ें हैं। अब यहाँ पे कैटेगरीज जो हैं वो मैं यहाँ पे अगर दिखाऊँ तो आप यहाँ पे इसको एक चीज़ नोटिस करें
कि मैं इधर आ जाता हूँ। मैंने जो है इसकी कैटेगरी नहीं बनाई तो मैं इसका बना देता हूँ, वो देख सकते हैं आप। मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे आप देखिएगा कैटेगरी इसकी जो है वो बन चुकी है। रेड रोजेस के नाम से इसकी ये कैटेगरी आ चुकी है। सिंपल से अब मैं क्या काम करूँगा, अगर व्यू ऑल पे जाता हूँ तो जितने मेरे आर्टिकल्स होंगे जस्ट वो ही नज़र आएंगे। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस में आपने क्या है अपने लिंक डालने हैं, अभी हमने उनके लिंक डाले हुए हैं, ठीक है। तो ये हेडर वाले सेक्शन के अंदर अगर आप आ जाते हैं तो आपके जितने भी पेजेस बने हुए हैं आपने उनके लिंक्स वगैरह यहाँ पे ऐड कर देने हैं, जो कि टॉप बार ये बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। मैं इसे तो कैंसिल कर देता हूँ। और अब आ जाती है बात ये कि हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया कि आर्टिकल्स को किस तरह से लिखना है। सेकंड नंबर पे ये आ जाती है चीज़ कि आपने आर्टिकल्स को पिक किस तरह से करना है, और वो सबसे आसान तरीक़ाकार क्या है। आपने गूगल न्यूज़ के ऊपर आ जाना है, ठीक है। गूगल न्यूज़ के ऊपर नहीं आना तो आप कोई और ऐसी वेबसाइट जो आपको पसंद हो उसके ऊपर आ सकते हैं। अब एक चीज़ है कि एडसेंस फ्रेंडली कैटेगरीज़ कौन सी होती हैं, उसके बाद इस टॉपिक की तरफ मैं आता हूँ। बहुत ही आसान है ये, ट्रांसलेटेड कंटेंट के ऊपर आप चाहें तो कोई भी कंटेंट को कॉपी पेस्ट करें और उसको ट्रांसलेट करके अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं। सिंपल से मैं क्या काम करता हूँ, एडसेंस फ्रेंडली कैटेगरीज़ को पहले तो मैं निकालता हूँ कि वो कौन सी है। कि सबसे पहले मैंने अपना टॉपिक चूज़ करना है, और अगर आपको टॉपिक चूज़ करने में कोई इशू आ रहा है तो मैंने ऑलरेडी टॉपिक सिलेक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाई है। अगर आप तमाम यूज़र से एक ही रिक्वेस्ट है कि जिस यूज़र ने वो वीडियो नहीं देखी, मैंने अपने बहुत ज़्यादा टाइम लगा के उस वीडियो को क्रिएट किया, और आपको एक चीज़ ही रिकमेंड करता हूँ, वो उस वीडियो को लाजमन देखें। ये जो टॉपिक सिलेक्शन का है ना, तकरीबन कंप्लीट गाइड किया है। और एक छोटा सा मैं यहाँ पे आपको फिर भी ओवरव्यू करवा देता हूँ। गूगल एडसेंस के ऊपर आ जाना है, क्योंकि हमने काम ही गूगल एडसेंस के ऊपर कर रहे हैं, तो उसके स्टार्ट के पेज पे आ जाना है। अब जैसे ही गूगल एडसेंस के स्टार्ट के पेज के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे आपने आ जाना है। आपने अपनी रीजन सिलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि मैं एशिया में होता हूँ तो मैं अपनी रीजन को सिलेक्ट करने के बाद क्या करूँगा, अपनी कैटेगरी को चेक कर लूँगा कि मैंने किस कैटेगरी में जाना है। जो कैटेगरी डेली बेसिस पे यूज़ हो रही होती हैं तो उनको आप कभी ना ही छेड़ें तो अच्छा है। फूड एंड ड्रिंक की कैटेगरी को यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद होम एंड गार्डन पे, जॉब्स एंड एजुकेशन पे, जॉब्स पे बहुत ज़्यादा अप्रूवल मिलता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि वो आर्टिकल इतनी जल्दी रैंक्ड होते हैं, उनके बाद ट्रैफिक आने लग जाती है, तो वो आप चाहें तो जॉब्स की इस कैटेगरीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाती है बात ये कि यहाँ से अपना टॉपिक सिलेक्ट करने के साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि आप पर मंथ कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, इफ़ आपका गूगल एडसेंस अप्रूव हो रहा है और आपके पास विजिटर आ रहा है। अब ये कहता है कि 50,000 व्यूज़ आता है तो मैं $15,000 तक फाइनेंस के ऊपर आपको देता हूँ, गूगल एडसेंस का ये कहना है। अगर आपके ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो गूगल आपको इतने हज़ारों डॉलर देता है, $30 लाख तक भी आपको दे सकता है, अगर आपके 10 मिलियन व्यूज़ 1 मिलियन व्यूज़ तक आपको आते हैं, ठीक है, आपके वेबसाइट के ऊपर ये 10 मिलियन व्यूज़। अब आ जाती है बात, इसको मैं वापस आता हूँ। आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्शन करने के बाद आपने क्या काम करना है, उनके ऊपर आर्टिकल्स को लिखना शुरू कर देना है। अब आ जाती है बात ये कि आपने गूगल न्यूज़ को ओपन करना है, और गूगल न्यूज़ को ओपन करने के बाद आपने यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ 3 से 4 कैटेगरीज़ बनी हैं। तो मैं स्पोर्ट्स वाली कैटेगरीज़ पे आ जाता हूँ। अब इधर से मैं आर्टिकल्स को पिक करूँगा, बाकी ये आप सारे देख सकते हैं। जो आर्टिकल मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से आने के बाद मैं इस कंटेंट को ट्रांसलेट की बजाय मैं अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लूँगा, और मैं यहाँ से क्या काम करूँगा, EWE इसमें कर लेता हूँ, और ये ठीक है। यहाँ से मैं इसे कॉपी करूँगा हेडलाइन को, और ये इस आर्टिकल को, अगर मैं इस आर्टिकल को कॉपी करता हूँ ना, यहाँ पे सिर्फ जस्ट देखिएगा ये 100% यूनिक आर्टिकल होगा, और गूगल 100% इनके ऊपर अप्रूवल देता है। अब अगर आप चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं, प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं, क्योंकि इस लैंग्वेज में ऑलरेडी किसी यूज़र ने कोई आर्टिकल नहीं लिखा होगा, तो ये क्या काम होगा, इससे गूगल एडसेंस आपको बहुत चांसेस हैं कि आपको जल्दी अप्रूव हो। अब आ जाती है बात, कंटेंट का काम भी फिनिश हो गया। अब आ जाती है बात इंडेक्सिंग और गूगल न्यूज़ प्लस सर्च कंसोल प्लस एनालिटिक्स। अब सर्च कंसोल प्लस एनालिटिक्स क्या है? एनालिटिक्स तो आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक को ट्रैक करने के लिए होता है, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिटर कहाँ से आया,
सर्च कंसोल आपकी वेबसाइट जो आपने बनाई है गूगल को नोटिफिकेशंस पुश करता है कि यार एक वेबसाइट वजूद में आई है। गूगल को तो एक्चुअली पता चल जाता है, लेकिन फिर भी गूगल आपको रिकमेंड करता है सर्च कंसोल को यूज़ करने के लिए। सर्च कंसोल को यूज़ करें और आप अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के अंदर लेके आ जाएँ। उसके बाद गूगल न्यूज़ की बारी आती है कि वेबसाइट जब आपकी रेडी हो जाती है, उसका नेविगेशन वगैरह बन जाता है, मतलब कि प्रॉपर आपकी रेडी है। रेडी होने के बाद क्या काम है कि इस काबिल है कि आप उसको अप्लाई करें तो गूगल आपको गूगल न्यूज़ वाले आपको अप्रूव कर दें। उसके बाद जो भी आप आर्टिकल लिखेंगे वो एक तो उधर से ट्रैफिक भी आपको आएगी और आपका आर्टिकल विद इन 5 सेकंड्स गूगल के सर्च इंजन में इंडेक्स होगा। जब गूगल को ये पता लग रहा होगा कि ये वेबसाइट रेगुलर बेसिस पे काम कर रही है तो उसका आर्टिकल भी इंडेक्स होगा और उसको अप्रूवल भी जल्दी मिलेगा। और ये 2 से 3 चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके इस काम के लिए। अब आ जाती है बात ये कि अच्छा, ये गूगल ने कहीं पे भी नहीं लिखा, कंपल्सरी नहीं है। एक चीज़ बताता चलूँ कि गूगल एडसेंस अगर आपका सर्च कंसोल अप्रूव होगा या उसे कहते हैं सॉरी गूगल न्यूज़ अप्रूव होगा तो तभी आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। बट अगर आपकी वेबसाइट गूगल न्यूज़ के पॉलिसीज़ को फॉलो करती है और वहाँ पे अप्रूव हो जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके आर्टिकल्स भी इंडेक्स हों और आपका गूगल एडसेंस भी अप्रूव हो। और सबसे आसान काम है गूगल न्यूज़ अप्रूव करवाना, जिसकी यूँ मेन्यूज़ बनी हों ज़्यादा सारी, ये नीचे से भी। तो क्योंकि हमारा अप्रूवल के ऊपर ही है ये तमाम पूरी की पूरी वीडियो, तो मैं आपको तमाम तरीक़ेकार बता रहा हूँ, ठीक है। गूगल न्यूज़ से अप्रूव करवा लें और उसके बाद सर्च कंसोल में ऐड कर लें। अब सर्च कंसोल में कैसे ऐड करते हैं, सिंपल सा काम है, सर्च कंसोल पे आ जाएँ। सर्च कंसोल क्या है, बेसिकली वेब मास्टर टूल है। आज से कुछ अर्सा पहले जब गूगल पहले डाटा खुद कलेक्ट करता था, फिर उसने क्या काम किया, इस टूल का तारुफ करवाया और इसका नेम भी चेंज हुआ बाद में। और गूगल ने क्या काम किया कि इस वेबसाइट जो आपका कोई भी वेबसाइट वजूद में आती है तो वो गूगल ये आपको खुद कहता है कि आप अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करवाएं, जिसकी मदद से जो कि टूल की मदद से हम ये कर सकते हैं। सबसे पहले इसका गूगल सर्च कंसोल है, सेकंड नंबर पे गूगल न्यूज़ है, थर्ड पे है गूगल क्लाउड कंसोल एपीआई। जिनकी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं और अनलिमिटेड इंडेक्सिंग करवाते रहते हैं 24 घंटे, तो वो क्लाउड कंसोल एपीआई को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सिंपल अभी क्योंकि हमारा बेसिक काम है तो हम इसको ही यूज़ करते हैं। तो अगर आपका कोई डोमेन है, आपने कोई डोमेन अटैच किया हुआ है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको यहाँ पे आ सकते हैं। मैं कंटिन्यू पे कर देता हूँ। अब ये हमें क्या कर रहा है, हमारी जीमेल के ऊपर ही हमने ब्लॉगर का अकाउंट क्रिएट किया था और यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे गो टू प्रॉपर्टी पे चले जाना है और उसके बाद क्या काम कर देना, गोट इट और साइट मैप के ऊपर क्लिक कर देना है और सिंपल स्लैश डाल के साइट में इस लिंक को ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे ही ओपन होगा तो ये देख सकते हैं कि हमने जो जो इसके अंदर चीज़ें डाली हैं, जो मॉडिफिकेशन की हैं, वो ऑलरेडी ये बता रहा है, ठीक है। ये रेड रोजेज़ की एक पोस्ट भी डाली है तो यहाँ पे ये आ रही है। तो सिंपल मैं इसे कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद सिंपल मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं ऑलरेडी। ये हमारा बता रहा है पीछे यूआरएल, क्योंकि प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो चुकी है। तो हम सिंपल से इस पूरे की बजाय साइट मैप डॉट एक्सएमएल जस्ट लिख देंगे और इसको यहाँ से सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पे सॉरी गॉट इट, और एक दफ़ा मैं दोबारा डाल के प्रॉपर पूरा ही डालता हूँ तो यहाँ पे भी ये वेरीफाई। आई थिंक ये अभी वेरीफाई इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि इस वेबसाइट के ऊपर जस्ट अभी एक आर्टिकल है और उसके साथ साथ क्या काम हो रहा है कि अभी बिल्कुल प्रॉपर न्यू वेबसाइट बनी है। तो जस्ट थोड़ा सा वेट करें और री ट्राई के बटन के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें ना ये यूआरएल प्रॉपर ओपन हो रहा है तो इस वजह से। अब जैसे ही हमारी वेबसाइट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स वगैरह डाल जाएंगे, 10 से 20 आर्टिकल्स हो जाएंगे, उसके बाद आप साइट मैप को अप्लाई कर सकते हैं। बस इसको जस्ट 24 आवर्स का टाइम दें, आपका ये मेन डैशबोर्ड भी ओपन हो जाएगा। इसके अंदर भी ये तमाम चीज़ें डाटा जब फैच करेगा तो यहाँ पे ये दिखाने लग जाएगा। तकरीबन 24 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन लग जाता है। अब आ जाती है बात, इसको मैं सिंपल यहाँ पे क्लोज करता हूँ। सर्च कंसोल में आपने जस्ट ऐड कर दिया, अब और आपको किसी चीज़ की नीड नहीं है। इफ़ अगर सर्च कंसोल आप बना लेते हैं और साइट में ऐड नहीं भी करते, तो जब आपका काम डेली बेसिस पे अपडेट हो रहा होता है तो गूगल ऑटोमेटिकली आपका फैच करना शुरू कर देता है खुद ही, ठीक है। क्योंकि आपकी वेब सर्च कंसोल से प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो चुकी है, यानी कि वेबसाइट वेरीफाइड हो चुकी है। अब आ जाती है बात ये कि एनालिटिक्स
एनालिटिक्स का अकाउंट बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपने सिंपल सेटिंग के अंदर आ जाना है। सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पे अब यहाँ पे एक मिनट अनेबल कर देना है इसको भी और इसको भी, और उसके बाद अभी यहाँ पे एक सेकंड देखिएगा। अच्छा, ये क्योंकि क्रॉलर और इंडेक्सिंग हमारी ऑफ थी, तो ये एक मेन काम अपने लाजमी करना है, इन दोनों को अनेबल कर देना है, अदरवाइज़ आपका जो है सर्च कंसोल वर्क नहीं करेगा। अभी मैं दोबारा सर्च कंसोल में आ जाता हूँ और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि गूगल जिस तरह ही हमने वहाँ से अनेबल किया, ये ऑटोमेटिकली इसने डिस्कवर कर रही है कि हमारा अभी तक जो है एक पोस्ट है और कुछ पेजेस हैं, ठीक है, वो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच कर रही है। अब ये ऑटोमेटिकली ये फैच करता रहेगा, आपने इसको छेड़ना नहीं है और ना ही इसको बार बार तंग करना है यहाँ पे आके कि इस जगह परफॉर्मेंस या ओवरव्यू में आने के बाद यहाँ पे कोई भी आर्टिकल को यहाँ पे पेस्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा बार बार, नहीं तो बाज़ दफ़ा ये पेनल्टी लगा देता है और आपकी उस वेबसाइट को इंडेक्स नहीं करता। अगर वो चीज़ इंडेक्स नहीं हुई और गूगल के नज़र में नहीं आई, तो जब आप उसको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग बार बार करेंगे तो वो नुकसान होगा। जस्ट आप अगर कोई भी आपकी वेबसाइट न्यू है तो उसको 24 घंटे के लिए जस्ट आपने छोड़ देना है, क्योंकि आपका साइट मैप ऑटोमेटिकली डिस्कवर हो चुका है और वो गूगल के पेजेस में आ जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद आ जाती है बात अनेबल मोनेटाइजेशन और ये TXT। जब आप अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करने लगेंगे तो आपको गूगल एक TXT की फाइल देगा, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं सिंपल अभी आ जाता हूँ वापस। अच्छा, अब आ जाती है बात, ये तमाम चीज़ें हो गई। एनालिटिक्स ट्रैफिक को ट्रैक करने के लिए होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, यूज़र कहते हैं तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है। और बाकायदा तौर पे ये गूगल ने कहीं पे भी नहीं लिखा कि एनालिटिक्स का होना ज़रूरी है, बट फिर भी क्योंकि आपने काम पक्के वाला करना है तो वो आपने एनालिटिक्स जो है वो उसकी बना लेनी है, ठीक है, प्रॉपर्टी एक सिंपल। मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और अब आ जाता हूँ थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पे। आई थिंक जो गूगल एनालिटिक्स की प्रॉपर्टी को ऐड करते हैं, आई थिंक इन्होंने बीच में से रिमूव कर दिया, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो चुका था, मैंने ब्लॉगर की इन चीज़ों को के ऊपर कभी भी नोटिस नहीं किया। जो आपने ओल्ड ब्लॉगर देखा होगा उसके अंदर यहाँ पे एनालिटिक्स ऐड होता है, और मैं इस वजह से ऐड नहीं करता था क्योंकि वेबसाइट बिल्कुल न्यू होती थी, उसकी ट्रैफिक का जो बिहेवियर होता था वो गूगल ऑटोमेटिकली खुद ही ट्रैक कर लेता था, और डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट लाइक सिमिलर सेमरश और जितनी दूसरी अदर वेबसाइट्स होती थी वो ऑटोमेटिकली ट्रैक कर लेती थी, तो इस वजह से मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ा। हाँ, अलबत्ता जो इसका ओल्ड वर्जन था उसके अंदर जो थी गूगल एनालिटिक्स की प्रॉपर्टी ऐड करने का ऑप्शन था। अभी भी हो, मे भी यहाँ पर मुझे ये देखें गूगल एनालिटिक्स मेजरमेंट आईडी यहाँ पे इन्होंने अभी टॉप पे कर दिया, पहले ये बहुत नीचे करके आ रही होती थी। तो सिंपल से इसके ऊपर क्लिक कर देना और जो मेजरमेंट आईडी आपको गूगल प्रोवाइड करेगा एनालिटिक्स की वो आपने यहाँ पे दे देनी है। अब स्टार्ट में ये रिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, आपने अपनी वेबसाइट का नाम दे देना है। तो मैं इसका होम एंड गार्डन पे क्लिक कर दूँगा और उसके बाद इसको गूगल पे टिक कर दूँगा सब कुछ चेक मार्क लगाने के बाद, और प्रॉपर्टी का जो नेम होगा वो मैं HG कर देता हूँ और होम एंड गार्डन कर देता हूँ, होम एंड गार्डन। और उसके बाद मैं इसको करेंसी अगर कोई भी सिलेक्ट करना चाहे तो वो आप कर सकते हैं। मैं इसको INR में सिलेक्शन करता हूँ उसकी, तो यहाँ पे आप INR में कर सकते हैं, या PKR में करना चाहें तो वो PKR में भी कर सकते हैं, USD में भी करना चाहते हैं तो वो जैसे आपको बेहतर लगे। ब्रिटिश पाउंड आई थिंक सेट है, तो ऑलरेडी मैं इसको इसी पे छोड़ देता हूँ। आपने अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि होम एंड गार्डन की कैटेगरी है, इस्तेमाल कर देता हूँ और ये फर्स्ट वाले पेज चेक कर देना है, नहीं तो आप इन सब पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्रिएट कर देते हैं, आई आल्सो एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। नीचे आएंगे तो
और भी, और आई थिंक इसने कुछ भी नहीं एक्सेप्ट करवाना, जस्ट यहाँ पे आई एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करना है। ये इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि जिनको आप शराइत ज़वाबित बोलते हैं, और इन दोनों को इधर भी टिक मार्क लगा देना है, ये नीचे इसको एरो को पकड़ के और यहाँ पे इसको भी, और उसके बाद आई एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। सिंपल, जस्ट जैसे ही ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो ये आपको प्रॉपर्टीज़ वगैरह देगा। मैं सिंपल इसको सेव कर देता हूँ, ये मुझे अच्छा जी। आपने सेटअप असिस्टेंट के अंदर आ जाना है और यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि कलेक्ट वेबसाइट एंड ऐप डाटा, जहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का लिंक देना होगा और अपनी वेबसाइट को साथ कनेक्ट करना होगा। आपकी जो वेबसाइट होगी, क्योंकि वो ब्लॉगर के ऊपर है, तो मैं सिंपल क्या काम करता हूँ, अपनी वेबसाइट का जो लिंक होगा वो हमने कॉपी करना है, यहाँ पर वेबसाइट का लिंक डाल देना है, और उसके बाद आपकी जो वेबसाइट का नेम होगा इसको हमने HTTPS को रिमूव कर देना है, और जो आपके वेबसाइट का लिंक होगा, सॉरी नेम होगा, वो आपने दे देना है। क्योंकि होम एंड गार्डन हमारी वेबसाइट का नाम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होम एंड गार्डन पे आ जाना है, और उसके बाद इसको क्रिएट स्ट्रीम के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक प्रॉपर्टी ID भी दे देगा, और अब सब मेजरमेंट ID भी दे देगा, तो आपने इसको कॉपी कर लेना है। तो आपने इसको सिंपल क्या काम करना है, यहाँ पे मेजरमेंट ID के अंदर दे देना है, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। सिंपल, जैसे ही पेस्ट करते जाएंगे उसके बाद आपने सेव कर लेना है। अब सेव होने के बाद क्या काम करना है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जितना भी विजिटर आ रहा होगा ये ऑलरेडी ट्रैक करना शुरू कर देगा, ठीक है। 48 घंटे के अंदर जितना भी ये डाटा होगा ये सारा का सारा रिसीव करना शुरू कर देगा। अब होम के ऊपर अगर आपकी iOS के अंदर है तो आप iOS पे भी क्लिक कर सकते हैं, अगर आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है तो उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपकी जो है एडमोब की एप्लीकेशन है तो आप उसका भी डाटा रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अगर आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन है तो आप भी ऐड कर सकते हैं, ऐड स्ट्रीम के बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। वेब हमारी क्योंकि ऑलरेडी एडेड है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। जो वेब का हमारा डाटा होगा वो 24 से 48 घंटे के अंदर आ जाएगा। और आप चाहें तो इसका गूगल पब्लिशर टैग होता है GAT, गूगल एनालिटिक्स टैग के नाम से, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। वो कैसे ऐड कर सकते हैं, वो अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो साइट किट को इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा, अदरवाइज़ आपको उसकी नीड नहीं है। और टैग इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पे ये आपको ऑलरेडी ये बता रहा है, ठीक है, कि आपने किस तरह से ऐड करना है जो इंस्टॉल गूगल टैग। अब इसे कॉपी कर देना है और हेडर के नीचे जाके पेस्ट कर देना है। हेडर कौन सा होता है, आपने थीम में जाना है। अगर आप चाहें तो ये करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत कोई नहीं है। एडिट HTML के बटन पर क्लिक करना है और हेडर का सेक्शन आ रहा है, इसके नीचे जाके इस टैग को पेस्ट कर देना है और यहाँ पे सेव कर देना है, ताकि फास्ट गूगल हमारी वेबसाइट को आके एनालाइज करे और ट्रैक करे। अच्छा, ये चीज़ आपने कभी गौर किया है कि सर्च कंसोल और एनालिटिक्स अगर बने हों तो गूगल हमारे विजिटर को ट्रैक करता है, विजिटर के बिहेवियर को। और जब सर्च कंसोल बना होता है तो वो हमारी वेबसाइट के ऊपर जो विजिटर की जिस कीवर्ड से रिसर्च करके आ रहा है, कि हमारे जो आर्टिकल्स इंडेक्स हो रहे होते हैं वो तमाम डाटा वो हमें बता रहे होते हैं। तो ये तो जब तमाम चीज़ें होंगी तो गूगल हमें क्या करता है, हमारी वेबसाइट को अप्रूव होने के चांसेस बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब हमारा ये मेन काम हो चुका है। अब हमारी वेबसाइट क्या है कि अप्रूवल के लिए रेडी है। अब यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें हैं कि यूज़र पूछते हैं कि जो ब्लॉग स्पॉट वाला डोमेन कितना टाइम ड्यूरेशन होता है और जो जिसका डोमेन अटैच्ड होता है। तो मैं आपको दोनों का ही बता देता हूँ कि जो इन आवर केस कि हमारे पास कोई भी यूज़र आता है ना, वो कहता है कि भाई हमें गूगल एडसेंस अप्रूवल जो आपके पास वेबसाइट्स पड़ी हैं वो कितने दिन में अप्रूव हुई हैं, तो हम कहते हैं ये तो 2 दिन में हुई हैं। अब 2 दिन क्यों, एक्चुअली में जब हम अप्लाई करते हैं तो गूगल का जो जवाब है, रिप्लाई है, वो 48 घंटे के अंदर अंदर तो आ ही जाता है। अब बात ये नहीं है कि उसका जवाब 48 घंटे में आया, उस वेबसाइट को बने हुए तकरीबन 1 मंथ हुआ होता है या 1.5 मंथ हुआ होता है। ये जो नए यूज़र्स हैं ये यूट्यूब पे भी कह रहे होते हैं कि भाई 1 मंथ में हो गया, सॉरी 1 हफ्ते में हो गया, 1 दिन में हो गया। वो एक्चुअली इसी बेस पे कह रहे होते हैं कि आपका भाई एडसेंस अप्रूव हुआ है और वो 1 दिन उसने लिया है, 1 दिन लिया है या 8 घंटे लिए हैं, और वो डोमेन तकरीबन 1 महीने पुराना होता है। ये दाल लगा रहे होते हैं आप लोगों को, और आप लोग कहते हैं कि भाई 1 दिन में और जो 2 दिन में अप्रूव हो रहे होते हैं वो कौन सी चीज़ें होती हैं। तो वो एक्चुअली यही चीज़ होती है कि 48 से
24 घंटे लगते हैं जिसके अंदर आपकी वेबसाइट अप्रूव होती है, और वो 1 मंथ ओल्ड डोमेन होता है, मस्ट 1 मंथ ओल्ड, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई कहता है ना कि 7 दिन में अप्रूव हुई है, कोई यूट्यूबर कह रहा है, तो एक्चुअली में वो यूज़र ड्राइव कर रहा होता है वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक। अब जिस वेबसाइट के ऊपर आपने 7 दिन में क्रिएट की है, आप अगर गूगल एडवर्ड के ऊपर से उसके ऊपर कैंपेन चलाते हैं, अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर 20 से ऊपर अबव के आर्टिकल्स हैं, 21 हैं और 17 या 16 17 आर्टिकल्स हैं, या 26 या 27 आर्टिकल्स हैं 1000 वर्ड से ऊपर के, तो आपकी वेबसाइट का नेविगेशन अच्छा बना हुआ है और आप गूगल एडवर्ड के ऊपर से ट्रैफिक ड्राइव कर रहे हैं जो जल्दी जल्दी अप्रूव कर रहे हैं। तकरीबन 1000 नहीं 10,000 का विजिटर तो गूगल एडसेंस फास्ट उसको अप्रूव कर देता है, अगर आपके गूगल फ्रेंडली कैटेगरीज के ऊपर आर्टिकल्स हैं, और वो कैटेगरीज जिनके ऊपर हर यूज़र काम कर रहा है उस पर नहीं, एक हट के। अब आ जाती है बात, यूज़र को लो वैल्यू कंटेंट का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, तो मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर लो वैल्यू कंटेंट का आपको इशू आ रहा है तो ये लिख लो आज बात, ये यूज़र कोई भी नहीं बताएगा, ये मेन पॉइंट है, ठीक है, इस वीडियो का मेन पॉइंट, कि आपने उसको 4 कंट्रीज़ हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैलिड हैं और आप अपने बैंक अकाउंट में पेमेंट विथड्रॉ कर सकते हैं। पाकिस्तान में है तो आप पेयोनियर को यूज़ कर सकते हैं, वाइज को यूज़ कर सकते हैं, और वो किन कंट्री के एडसेंस क्रिएट करें। अगर एक में लो वैल्यू का कंटेंट इशू आया तो आप कनाडा का यूज़ कर सकते हैं, यूके का यूज़ कर सकते हैं, आप यूएसए का यूज़ कर सकते हैं, आप ब्राज़ील का यूज़ कर सकते हैं, आप बेल्जियम का इधर अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ पे आपका अप्रूव हो जाता है। जब आप अप्लाई करते हैं जस्ट अपनी कंट्री के अंदर, तो वो रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं बहुत सारी। अब आ जाती है बात ये कि हमने अप्लाई किस तरह से करना है, ठीक है। आपकी वेबसाइट टोटली समझ लेके रेडी है, तो आपने एक ही जो है ब्लॉग, उसको मल्टीपल एडसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। सिंपल आपने एडसेंस पे आना है, स्टार्ट कर देना है और गेट स्टार्टेड करते हैं। अगर आपका डोमेन अटैच है तो फिर तो आप मल्टीपल के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आपका ब्लॉगर है तो सिंपल जस्ट एक के ऊपर ही। और मैं व्यू ब्लॉग के ऊपर आ जाता हूँ, मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे वेबसाइट ऐड कर देता हूँ, और यस कर देता हूँ, और कंट्री में कर देता हूँ मैं यूके कर देता हूँ, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, और आई हैव एक्सेप्ट के ऊपर कर देता हूँ। आपने डोंट वरी हो जाना है कि आपका अकाउंट यूके से अप्रूव हो रहा है, यूएसए से, कनाडा से, बेल्जियम, ब्राज़ील, फ्रांस, कहीं से भी अप्रूव हो रहा है, आपका अकाउंट अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी और आप अपने पाकिस्तान के अंदर मतलब कि कभी भी किसी भी वक्त विथड्रॉ ले सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। अब ये जो ब्लॉग स्पॉट है ये क्या बना है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। पर्सनल सेटिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये जो है ये कंटेंट पे है, और ये इसको नॉन होस्टेड बोलते हैं और होस्टेड बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये गूगल का बाकायदा तौर पे अपना फ्री में मुफ्त में दिया हुआ डोमेन है, जिसके आखिर पे जो है वो blogspot.com आ रहा है, ठीक है, blogspot.com। अब मैं आ जाता हूँ वापस। अब सिंपल मैं क्या काम करूँगा, एडसेंस हमारा क्रिएट हो चुका है, ये एडसेंस क्रिएट करने का तरीक़ाकार है। इन्फॉर्मेशन देनी है, इन्फॉर्मेशन में आपने नाम वो देना है जो मतलब कि बहुत अजीब टाइप हो, जो आपने मतलब कि फ़र्स्ट टाइम गूगल भी ये समझे कि ये सिर्फ फर्स्ट टाइम आ रहा है। ऊपर इंडिविजुअल लिखा हुआ है तो आप इंडिविजुअल के बजाय बिजनेस पे क्लिक नहीं कर सकते, उसकी वजह यह है कि आप सिर्फ सिंगल पर्सन हैं, और जब आपका अकाउंट बाद में जब आप उसको यूज़ कर रहे हो और अगर वो बिज़नेस वाला है तो फिर आपको अपने बिज़नेस के डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे आपको, तो ये आपको इशू आ सकता है। तो सिंपल इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक करना है, और एड्रेस लाइन में जो आपका एड्रेस है, मिसाल के तौर पे मैं कर देता हूँ वुड लैंड 5, ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली आगे दे देगा। और अगर आपकी पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान का प्रॉपर आपने पूरा एड्रेस देना है, टाउन, सिटी और वो तमाम चीज़ें। फ़ोन नंबर ये देख सकते हैं कि इसने ऑप्शनल मांगा है, ठीक है, और मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। और अभी ये फ़ोन नंबर ऑप्शनल की बजाय ये कंफर्म मांगेगा, और मैं अब ये +44, क्योंकि देखें ना मेरे अकाउंट पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड नहीं लगा हुआ था, तो इस वजह से इसने अब मांग लिया और वो ये दोबारा दोबारा मांगता रहेगा। मैं इसको जस्ट एक दफ़ा क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब भी कर रहे होते हैं ना, हाँ देख सकते हैं, ठीक है, यू हैव ट्राई टू मैनी टाइम्स। गूगल ने क्या है कि हम बहुत ज़्यादा दफ़ा ट्राई कर चुके हैं, ये मेरा नंबर बहुत ज़्यादा
तो आप इसके ऊपर नहीं बनेगा। तो सिंपल आपने अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देनी है और उसके बाद लेट्स गो के ऊपर क्लिक कर देना है। जो आपकी साइट होगी आपने सिंपल से क्या काम करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और रिक्वेस्ट रिव्यू पे कर देना है। अब आपकी वेबसाइट क्या चली गई है, रिव्यू के अंदर चली गई है। तो वो जैसी वेबसाइट आपकी रिव्यू होकर आती है तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल 100% गारंटी के साथ मिल जाएगा। अब क्या आपने काम करना है, इफ़ अगर आपको यूके के अंदर नहीं मिल रहा है तो यूएसए के अंदर आपने डाल देना है, और अगर आपको यूएसए के अंदर अप्रूवल नहीं मिल रहा तो आपने कनाडा के अंदर अप्लाई करके देखना है, और नहीं तो पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश किसी के अंदर भी अप्लाई करके देख सकते हैं, उसका इशू नहीं है। बट आपने क्या काम करना है लाइक दैट, अब आपको एक चीज़ की नीड लाजमी पड़ेगी कि आपके पास यूके, यूएसए या कनाडा का नंबर होना ज़रूरी है। अच्छा, व्हाट शुड वी डू आफ्टर अप्रूवल, अगर हमें अप्रूवल मिल जाता है तो हम क्या काम करें। अच्छा, दो ही काम होते हैं कि या अपनी वेबसाइट के ऊपर आप ट्रैफिक लेके आएँ और अर्निंग जनरेट करें और हर मंथ गूगल एडसेंस आपको आपका विथड्रॉ आता है। बट अगर आप ये चीज़ नहीं चाहते, आप सिंपल काम करना चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर दें, सॉरी गूगल एडसेंस अप्रूव होता है तो उसको सेल करते हैं। अब सेल किसको करेंगे, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर का और मेरे ईमेल आईडी का, आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपसे डायरेक्टली वेबसाइट्स आपकी बाय कर लूँगा, वो भी अच्छे रेट में, ठीक है। तो स्टार्टिंग इनकी प्राइस जो होती है वो 10,000 होती है, 20,000 होती है, और मैक्सिमम 1 लाख तक भी जाती है, 10 लाख तक भी इनकी प्राइसेस जाती हैं। डिपेंड करता है कितनी वेबसाइट्स ओल्ड हैं, कितनी वेबसाइट्स उसने अप्रूव की हैं, और सॉरी कितनी उसने पेमेंट विथड्रॉ ली हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी और ये डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट की डोमेन की रेटिंग कितनी है, अथॉरिटी कितनी है, और ट्रैफिक कितना आ रहा है। न्यू वेबसाइट है उसका रेट जो है वो 10,000 से 20,000 PKR INR के अंदर होता है जस्ट। और अनवार भाई का भी नंबर बाकायदा तौर पे दिया गया है, आप उनसे भी डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। आई होप आप तमाम दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये जो आज का सेशन था ये तमाम उन यूज़र्स के लिए था जो बिल्कुल न्यूबीज़ हैं, और ये मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपकी वेबसाइट अगर पाकिस्तानी अकाउंट में अप्रूव नहीं हो रही तो आप उसको अप्रूव करवा सकते हैं। यूके, कनाडा, बेल्जियम, ब्राज़ील, फ्रांस, इन अकाउंट्स में अप्लाई करके आपने मस्ट देखना है, और रिजल्ट्स ना आए तो लाजमी ये कमेंट्स में आके आपने मुझे लाजमन कहना है। अब आपने क्या काम करना है, सिंपल चैनल को यार लाजमी से सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो की ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको कोई और यूज़र नहीं प्रोवाइड करेगा, इस चीज़ की बेशक लिखवा लो ये बात, आपको कोई ये यूज़र इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।